देखो, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 11th का बोलो तो इसको फिजिकल केमिस्ट्री का बोला जाए तो ये सेकेंड चैप्टर है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसेस स्टेट भी बोलते हैं। ये हम लोग को क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा गैस का लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटीज वगैरह भी निकालते हैं कोई भी हम लोग गैस के लिए। जब इस चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ता बहुत आनंद लगता है पढ़ने के लिए, और बहुत मतलब इंटरेस्ट जगता है इसमें। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा अच्छा पूछता है, इससे खतरनाक क्वेश्चन भी पूछता है। हालांकि अभी हम लोग जैक बोर्ड के लेवल के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर से जितना भी टॉपिक से हम लोग को क्वेश्चन पूछता है जिससे हम लोग पूरा हैंडल कर सकेंगे एग्जाम में, उस सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे वन शॉट वीडियोज में ही, और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और तुम लोग खुद देखेगा कि सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो आज का गोल तुम्हारा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गैस लॉ को, यहाँ पे मेनली बोला जाता है सिर्फ हम लोग दो ही टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन? एक हम लोग गैस लॉ को, और एक हम लोग को क्या करेंगे, मैक्सवेल वेलोसिटीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो गैस लॉ, हम लोग को इतना सारा गैस लॉ है, जिसमें से तुम्हारा कौन है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे-लुसाक्स लॉ है, फिर तुम्हारा आवोगाद्रोस लॉ है। इतना तुम्हारे 4 गो लॉ है। ठीक है। उसके बाद ये चारों लॉ को कंबाइन करने के बाद एक इक्वेशन तैयार किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। फिर आइडियल गैस इक्वेशन पता चला बाद में कि आइडियल गैस कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब दुनिया में कहीं भी तुम्हारा आइडियल गैस मिलता नहीं है। समझ में आया? जैसे साइंटिस्ट सब था, गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने लगा, उसका कुछ कुछ कहानी पढ़ने लगा, तो क्या हुआ ना कि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कहानी होने लगा था। तो वो क्या किया, एक वो एज्यूम कर लिया कि सभी गैस का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। अब उसके अनुसार से उस गैस का स्टडी किया गया था, तो उसका नाम कैसा रखा गया था, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस कभी भी तुम्हारा फॉलो, मतलब कि तुम्हारा दुनिया में कोई भी गैस वैसा नहीं है कि जो आइडियल गैस होता है। सारे के सारे गैस तुम्हारे क्या होते हैं, रियल गैस होते हैं। इसका जब पूरा प्रॉपर्टीज वगैरह का पढ़ता तब धीरे धीरे समझ में आता। हालांकि अभी नहीं पढ़े हो तो उसके कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम के व्यू से देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे फिर इसी को रियल गैस के निकालने के लिए, उसका जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, उसका भी एक इक्वेशन दिया गया था। इसी चलते उस इक्वेशन को बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, और वही इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वान डेर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैक्सवेल वेलोसिटीज। यहाँ पे हम लोग को गैस वगैरह का वेलोसिटीज वगैरह निकालना होता है, तो जिसके लिए हम लोग को 3 वेलोसिटीज यहाँ पे पढ़ना है। एक हम लोग को एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद पढ़ना है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, और पढ़ना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इतना ही पढ़ना है, इतना ही से हम लोग को पूरा नंबर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो इसका नोट्स भी लिखा गया है, उसका नोट्स इसे टेलीग्राम में वहां पे डाल दिया जाएगा, और यहाँ पे जैसे इस सारे टॉपिक को कवर करने के बाद तुम लोग को स्क्रीन में भी दिख जाएगा, क्योंकि वहां पे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे एक एक पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो वहां से तुम लोग नोट्स भी कर सकते हैं, और नहीं तो वहां पे डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैस लॉ को समझना। एक बार यहाँ पे बोर्ड में ध्यान दोगे तो सारा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैस लॉ का। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो गैस लॉ बनाया गया था, या फिर गैस लॉ को जो पढ़ा गया है, इसके लिए हम लोग 4 गो वेरिएबल की जरूरत पड़ता है। क्या चीज किया जाता है, 4 गो वेरिएबल की जरूरत पड़ता है, जिसमें से तुम्हारा क्या क्या होता है, एक प्रेशर रहता है, एक वॉल्यूम रहता है, एक नंबर ऑफ मोल्स रहता है, एक टेम्परेचर रहता है। यही चारों का हम लोग को खेला करना है यहाँ पे, और यही 4 गो टर्म से हम लोग मिल करके पूरा गैसेस स्टेट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जिसमें से तुम्हारा क्या है, पी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलेंगे, भी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, एन को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और टी को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। तो यही 4 को तुम्हारे पास वेरिएबल है, और इसी से सारे गैस लो क्या करेंगे, हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। अब देखो धीरे धीरे तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म जो आया है वो क्या आया है, तुम्हारे पास बॉयल्स लॉ आया है। ठीक है। सिर्फ समझने पे फोकस करना, लिखने वाला काम बाद में करना। बॉयल्स लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है। एक साइंटिस्ट आए थे, साइंटिस्ट भी अपना क्या हुआ, गैस के बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह देने लगे, वो भी कुछ रिलेशन दिए। तो बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने मतलब उनके द्वारा जो लॉ दिया गया था वो क्या बोले। और एक बात का और भी ख्याल रखो, ये जो 4 वेरिएबल यहाँ पे देख रहे हैं, 4 वेरिएबल में यहाँ पे जितने भी गैस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे। या तो हम लोग प्रेशर वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, या फिर प्रेशर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स, या फिर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम टेम्परेचर, ऐसे करके। मतलब कितना है, सिर्फ हम लोग 2 गो वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे। और 2 गो, अगर मान के चलो 2 गो हम लोग वेरिएबल है, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो रिलेशन किया था,
तो दो को हम लोग को पकड़ेंगे तो दो को क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मान के चलो प्रेशर और वॉल्यूम को लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इन लोग का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे वहां पे 27 डिग्री सेल्सियस तो हमेशा कितना रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे 4 मोल तो ये हमेशा कितना रहेगा, 4 मोल ही रहेगा। हाँ, लेकिन वही तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, वेरिएबल होगा। कहानी समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे जितने भी हम लोग पढ़ेंगे गैस लो के बारे में तो वहां 2 गो टर्म्स तुम्हारा क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और 2 गो टर्म्स क्या रहेगा, तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। अब देखना है कि रिलेशन किसके किसके बीच में है और कौन सा साइंटिस्ट क्या बोला था। तो सबसे पहले जो गैस लॉ में दिया था वो कौन दिए थे, बॉयल्स लॉ। और ये जो बॉयल्स लॉ थे ये किसके किसके बीच में रिलेशन दिए थे, तो वो दिए थे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अब समझ गया कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया होगा तो उस कंडीशन पे तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला भी कभी कभी सवाल पूछ देगा। इसी चलते ध्यान में रखना है कि अगर जिसके जिसके बीच में रिलेशन पूछा है तो 2 को तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मान के चलो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में अगर कंबाइन करता तो उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। तो 2 को यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और 2 को क्या रहेगा, हम लोग को वेरिएबल रहेगा। तो देखो फर्स्ट साइंटिस्ट थे बॉयल्स। तो बॉयल्स ने एक लॉ दिया था जो बोले थे डायरेक्टली कि जो गैस का प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वॉल्यूम का। मतलब इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वॉल्यूम का। ये कौन बोले थे, बॉयल्स लॉ बोले थे। इसी टर्म्स को तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। इतना याद रहेगा, क्या याद रखना है, बॉयल्स लॉ था, इतना तो याद रहेगा कि 4 को हम लोग को टर्म्स रहता है वेरिएबल, इतना तो क्लियर है। अब इसी से हम लोग को रिलेशन निकालना है, इसी से रिलेशन निकाल करके हम लोग को 4 को क्या हुआ, पूरा कॉम्बिनेशन करके लॉ बना है। जिनमें से यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ ने क्या बोला था, वो बोले थे कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वॉल्यूम का। यहाँ तक किसी को क्लियर, मतलब डाउट तो नहीं ना है। अब यहाँ से देखो क्या करना है इसे। अब यहाँ से जब जब हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी, हाँ एक कंडीशन हो, ये रिलेशन कब दिया गया है, ये रिलेशन तब दिया गया है जब हम लोग को क्या होता है, एट कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो जान गया कि प्रेशर और वॉल्यूम में तो 2 को यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कौन, नंबर ऑफ मोल्स होगा और क्या होगा तुम्हारा, टेम्परेचर होगा। अरे यही ना होगा। तो ये रिलेशन कब दिया है, जब तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो उस कंडीशन पे तुम्हारा क्या होता है, प्रेशर है सो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये वाला जो रिलेशन है वो कौन दिया था, बॉयल्स लॉ दिया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस में इतना लिखा रहेगा, डायरेक्टली बोल देगा कि ये कौन लॉ है, तो वहां पे क्या जवाब देना है, बॉयल्स लॉ। वहां पे चार्ल्स लॉ भी रहेगा, गे लुसाक लॉ भी रहेगा, अवोगाद्रो लॉ भी रहेगा। तो ये दिमाग में बिठा लेना है कि वॉल्यूम है। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकता है तुम, ऐसा नहीं कि वैसा लिखेगा, ऐसा भी तुम लिख सकता है। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तुम ऐसे भी तो बोल सकता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अरे बात तो दोनों एक ही ना बोल रहा है। या तो फिर इसमें रिलेशन इनवर्सली करो चाहे इसमें करो, बात तो वही है कि इसको बढ़ाएगा तो ई घटेगा, इसको बढ़ाएगा तो ई घटेगा, वही तो बात ये कर रहा है। इसको बढ़ाएगा तो ई घटेगा, इसको बढ़ाएगा तो ई घटेगा। अरे समझ में आ रहा है, रिलेशन तो वही है। तो हो सकता है ऐसा रिलेशन दे दे, हो सकता है ऐसा रिलेशन दे दे। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा दिखा रहेगा और पूछ देगा ये कौन सा लॉ है। समझ में आ गया। या फिर ये जो स्टेटमेंट दिया था वो कौन दिए थे, तो कौन दिए थे, बॉयल्स लॉ दिया था। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जब जब हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग की जिंदगी में आता है तो उसको हटाना भी पड़ता है। हटाते हैं तो एगो हम लोग को सुंदर सा एगो कांस्टेंट आता है, इतना जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो तुम करने जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, या फिर ऊपर वाला लेकर चलते हैं प्रेशर वाला। यहाँ पे क्या करोगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू, तो जैसे इसको इक्वल में बदला तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट को हम लोग दिखा रहे हैं क्या चीज, के से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब पहले से क्या था तुम्हारा वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या था तुम्हारा 1/v में था। अरे इतना ही ना था। तो मतलब कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी था, प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे हटाए तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग को इक्वल। और इक्वल जैसे करते थे यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के बदले में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होगा, सो देखो इतना तो हम लोग को रिलेशन हो गया। इसको अगर कंबाइन करके अच्छा से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू K/V होगा। अरे यही ना होगा, यही होगा। अब यहां से देखो क्या होता है सर, ये वॉल्यूम को इधर जो बटम है इसको ले आते हैं किधर, इधर। तो इधर जैसे लाओगे तो तुम्हें क्या लग रहा है, इंटू चल जाएगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P × V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अरे यही ना कंडीशन होगा, क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू K। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा, तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा, तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो यहां से आएगा। मतलब फॉर्मूला को इधर से उधर
करके तुमसे क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या तीनों जो रिलेशन है, क्या तीनों में फंस सकता है क्या? नहीं फंस सकता है। डायरेक्टली हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ क्या बोले थे कि प्रेशर है सो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकता है कि वॉल्यूम है सो प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन देंगे, हर इक्वल टू का साइन दे रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे हैं तो उसके लिए वो कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में तुम्हारा यहाँ पे के नहीं लिखेगा, वहां डायरेक्टली कांस्टेंट भी लिख सकता है, या फिर के जगह में कुछ और लिख सकता है, लेकिन वो बता देगा कि वो क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हम लोग का क्या चीज, बॉयल्स लॉ का रिलेशन। अब जब यहाँ पे इक्वल में कर दिया तो ये वॉल्यूम को क्या किया गया, इधर ले लाया गया। तो ये वॉल्यूम क्या था, बटा में था, बटा में था, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटू हो जाएगा। जैसे उसको लाए तो वो क्या हो गया, पी भी इज इक्वल टू क्या हो गया, के आ गया। क्या ये रिलेशन याद रहेगा? ये कहां से आया, इसी से तो आया। इसको बस इक्वल को लाए, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी घटाएं, इक्वल में आया, फिर यहाँ से रिलेशन को इधर ले लाए। अरे कुछ किया नहीं है क्या? कुछ नहीं किया। अब यहां से ध्यान दो, जब इसका बारे में पूरा हिस्ट्री पढ़ता, पूरा डिटेल में पढ़ता गैसेस चैप्टर्स को, गैसेस स्टेट को, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कोई भी कंटेनर में रखा रहता है, उसमें हम लोग को गैस वगैरह रखा रहता है, और यहीं पे उसका प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करते थे, पढ़ते थे। अभी देखो, मान के चलो ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, गैस तो रखे हुए, गैस रखे हुए है ना, गैस रखे हुए, तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। अरे गैस है तो कुछ तो प्रेशर लगाता होगा। फिर यहाँ पे देखो तुम्हारा इतना बड़ा कंटेनर है, इसका वॉल्यूम भी तो है, तो वॉल्यूम को अगर मान के चलो इसका पूरा वॉल्यूम का नापेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, भी मान लिया, यही मान लिया। अभी मान के चलो अगर एक वो कंटेनर कुछ भी है तो इसको नाम दे देते हैं P1 और इसको क्या दे देते हैं, V1 दे देते हैं। क्लियर है? आता कि कोई एक गैस का सिलेंडर है मान लो, उसमें तुम्हारा गैस रखा हुआ है। अब गैस रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो दबाव होगा, कुछ तो प्रेशर होगा, तो वही प्रेशर को क्या मान लिए हम लोग, P1 मान लिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मान के चलो उस कंटेनर है, वो जो गैस का सिलेंडर है, और इसको कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, तो उस वॉल्यूम को कितना मान लिए हम लोग, V1 मान लिए। तो एगो कंडीशन है कि एगो हम लोग कंटेनर ले लिए, एगो और कंटेनर हम लोग ले रहे हैं, या तो फिर मान के चलो यही कंटेनर को हम लोग क्या कर दे, बढ़ा दे। क्या चीज कर दे हम लोग, बढ़ा दे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब यहां से था तुम्हारा क्या था, V1 था, अब यहाँ इसी कंटेनर को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। या तो फिर बोलो इसको घटा देंगे, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो उस कंडीशन पे इसका जो होगा उसमें तुम्हारा प्रेशर को मान लो P2, अरे कुछ तो प्रेशर होगा। तुमको लग रहा है कि वॉल्यूम बढ़ाएगा तो प्रेशर में भी चेंज होगा? अरे समझ में आ रहा है ना? जैसे गैस का सिलेंडर है, उसमें छोटा रहेगा तो कुछ और प्रेशर देखने को मिलेगा, बड़ा करेगा तो उसमें और करेगा, क्योंकि गैस हमेशा क्या करते हैं, रैंडम मौसम करते रहते हैं, जिधर उसको जगह मिला बस टकराना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम जैसे बढ़ाओगे वो इतना, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल अभी भी तो देख के आया है, ठीक है ना? तो अभी कहानी क्या है कि अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाएगा, अरे तो उसका कुछ तो प्रेशर होगा ना। अब फिर मान के चलो इसका पूरा कंटेनर को साइज को ही तुम बढ़ा दिया, तो इसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा, तो उसको वॉल्यूम को क्या मान लिए, V2 मान लिए। कहानी को अच्छा समझना। यहां से हम लोग को दो को कंटेनर मान के चलो, एज्यूम कर लो कि फर्स्ट वाला कंटेनर में अरे उसका कुछ तो प्रेशर होगा, उस प्रेशर को क्या मान लिए, P1 मान लिए। उसमें कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसको क्या मान लिए, V1 मान लिए। अगर दूसरा कंटेनर ले लिया जाए तो उसमें तुम्हारा, लेकिन हाँ शर्त क्या है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को सेम होना चाहिए। इसमें भी तुम्हारा क्या है, 10 मोल है, तो उस कंटेनर दूसरा का है जो ले रहे उसमें भी कितना होना चाहिए, 10 मोल ही होना चाहिए। कहानी समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो रिलेशन लिए है उसमें क्या देख रहा था, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वही चीज हम बोल रहे हैं ना कि अलग अलग कंटेनर का मत सोचो, वो सोचो कि एक वो कंटेनर था, उसमें कुछ ना कुछ तो वहां पे गैस डाला होगा। अब वही गैस वाला टंकी को हम क्या करें, एक वो बड़ा कर दिए, अरे तो उसमें जितना गैस था तो उतना ही रह गया। जितना वहां पे टेम्परेचर होगा, जितना भी होगा, मान के चलो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे 25 डिग्री सेल्सियस कुछ भी होगा ना वहां पे, तो जितना वहां पे टेम्परेचर है वही टेम्परेचर अभी भी मौजूद है। मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, क्योंकि गैस तो उतने हैं, तो जितना उसके पास मोल होगा उतने ही तो अभी भी रह गया। हाँ लेकिन दो चीज फर्क हो गया कि गैस सिलेंडर को जैसे बड़ा किए तो उसका प्रेशर भी चेंज हो गया होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। अरे यही चेंज हुआ। तो यहाँ पे दो कंडीशन लिए कि स्टार्टिंग वाला जो तो तुम्हारा सिलेंडर, उसका प्रेशर मान लिए P1, उसका वॉल्यूम को क्या मान लिए, V1 मान लिए। उसी सिलेंडर को जब बड़ा कर दिया तो उसका वॉल्यूम को क्या मान लिए, V2, और प्रेशर को क्या मान लिए, P2। यहां तक कहानी समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे कहानी क्या चलता है, ये जो रिलेशन है यहां से हम लोग को ट्विस्ट चलता है। ये क्या हम लोग को डिफाइन करना चाहता है, ये हम लोग को बोलता है कि अगर यदि कोई भी गैस वाला में अगर हम लोग उसका प्रेशर और वॉल्यूम को अगर यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सदैव हम लोग को क्या देता है, कांस्टेंट देता है। क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू देगा।
कहने का मतलब इस गैस का हम लोग कितनों सिलेंडर का हम लोग साइज बढ़ा दो या फिर साइज छोटा कर दो, लेकिन उसका अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का हमेशा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, एक फिक्स हम लोग को वैल्यू देगा जो हम लोग को क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान के चलो यहाँ पे हम लोग को कितना वैल्यू दे दिया, 5 दे दिया। एज्यूम कर लो कि प्रेशर, मान के चलो यहाँ पे P1 और V1, अरे ये जो छोटा वाला था सिलेंडर, इसका जो प्रेशर था और उसका जो वॉल्यूम था वो दोनों को हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया, 5 आया। इतना क्लियर है। अगर वही हम लोग को बड़ा वाला सिलेंडर जो लिया था उसमें अगर उसका प्रेशर कितना था, P2, और उसका कितना था, V2 था, अभी भी इसमें प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर अभी भी इसका प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी ये क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू देगा। मतलब 5 आ रहा था तो अभी भी कितना देगा, 5 देगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर मान के चलो इसका और साइज बड़ा कर दिए या फिर मान के चलो साइज भी छोटा कर दिए तो मान के चलो अभी एज्यूम कर लेगा तुम्हारा P3 और V3 हो जाएगा, अरे ये नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी अभी अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। अरे जो आ रहा होगा उसी के ना इक्वल आ जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है। इसका कहने का मतलब कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अच्छा एक चीज समझ में आ रहा है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P2 P4, मतलब जितना भी तुम बढ़ाते जाओ, P4 ले लो चाहे V4, मतलब कि V4 ले लो, चाहे इसी तरह से बढ़ते जाओ, तो आपस में तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सदैव क्या होगा, हम लोग को इक्वल होगा। इतना कहानी समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग को एक रिलेशन बनता है। फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ तुम्हारा नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना, सिर्फ यहाँ पे कहानी को समझना है। देखो इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तो इससे रिलेशन हम लोग देखे ना, अलग अलग कंटेनर के लिए देखे, तो अलग अलग साइज के लिए देखे, तो वहां पे हम लोग ये पता चला कि अगर P1 और V1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हम लोग P2 और V2 को मल्टीप्लाई करते हैं, या तो फिर तुम देखोगे P3 और V3 का, या तो फिर इसी तरह से बढ़ते चल जाओ, तो इन लोग का जो वैल्यू हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपस में क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे। क्या मिला था अभी वही चीज, अरे वही चीज ना था। तो ये रिलेशन हम लोग को बनता है किससे, तो ये हम लोग को होता है बॉयल्स लॉ से। कहां से आता है, बॉयल्स लॉ से। ये कंडीशन कब आता है, जब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स और जब टेम्परेचर हम लोग को क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्लियर है आता। तो हम लोग को ये पूरा लिख करके ना, जैसे अभी इसको बढ़ाते जा सकता है, P4 V4 P5 V5 ऐसे करके इसको लिख सकता है बहुत सारा। तो इसको शॉर्ट में कितना लिया है, सिर्फ 2 टर्म्स लेकर के वो बताता है। तो उसमें क्या लिखा रहता है तुम्हारा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। क्लियर है आता, क्लियर है ना। तो वो दो ही को लेकर के एज्यूम करके चलता है। हम लोग लिखने का तो बहुत सारा लिख सकते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक, फिर से समझो यहाँ तक क्या किया है। तो सबसे पहले देखिए बॉयल्स लॉ का कहानी। बॉयल्स लॉ ने हम लोग को बोला था कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग देख ले कंडीशन क्या है कि उस कंडीशन पे तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो इक्वल्स के बाद लिखे जैसे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। फिर यहाँ पे वॉल्यूम था, वॉल्यूम को एक साइड कर दिया, मतलब जितना भी वेरिएबल रहेगा एक साइड कर देना, कांस्टेंट को एक साइड रखने देना। तो जैसे इसको लाए थे वो इनटू में आ गया, इनटू में आ गया, इधर इक्वल में क्या हो गया, किया आ गया। अब इसके थ्रू एक कंसेप्ट को सिखाएं जहां से देखे कि अगर कंटेनर का साइज बड़ा भी कर दो चाहे छोटा कर दो, हाँ लेकिन शर्त है कि उसमें टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर 2 कंटेनर का कंपेयर कर रहा है तो इसमें जितना हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स होगा, जितना मनी यहाँ पे गैस होगा वह उतना ही यहाँ पर भी गैस होना चाहिए। वही चीज कह रहा था बॉयल्स लॉ। तो ये चीज था। तो इन लोग में क्या था कि इसका भी प्रेशर और वॉल्यूम और इसका भी प्रेशर वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा। क्लियर है आता। तो इसका मतलब समझ गए कि P1 V1 या फिर P2 V2 या फिर P3 V3 या फिर P4 V4 इसी तरह से बढ़ते चल जाओ। तो सभी का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को सिर्फ यही रिलेशन बना। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसी चलते बोल रहे हैं, अरे इतना खींच रहे हैं। ये तो हम लोग का रिलेशन हो गया कि 2 गैस को लिए, तो ये हम लोग का रिलेशन होगा। अब देखो नचाएगा क्या, हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा। देखो कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ये पूछेगा। क्लियर है आता। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा बस कांस्टेंट को मतलब इक्वल टू में बदल देगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब ये याद कर लिया तो ये खुद लिख लेगा, अगर ये लिख लिया तो ये वाला भी खुद लिख लेगा। अरे लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह का रिलेशन देगा और पूछेगा कौन सा लॉ है, यहाँ से भी दे देगा पूछेगा कौन सा लॉ है, यहाँ से देगा फिर भी पूछेगा कौन सा लॉ है। क्लियर है यहाँ तक 3 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से हम लोग को जब कांस्टेंट वाला कहानी पढ़ने लगे तो वहां से हम लोग को ये वाला पता चल गया
कि ये कैसे आता है सो। अब ये वाला पता चल गया तो यहाँ से भी हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बॉयल्स लॉ में मतलब ऐसा रिलेशन दे देगा, बोल देगा कौन सा लॉ है, समझ में आ गया। ऑप्शन में इस तरह से भी रहेगा P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 T2। अरे ये थोड़ी है हम लोग को बॉयल्स लॉ है क्या, नहीं, सिर्फ लिख देगा बॉयल्स लॉ का कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये वाला कहीं दिखा थी इसको मारेंगे, मतलब एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो और कहां से क्वेश्चन बनेगा सो, इसी को क्या होता है कि एक और ड्राइव करके लिख देता है। कहने का मतलब प्रेशर यहाँ पे देख रहा है P1 को इधर ही छोड़ देगा, इधर P2 देख रहा है, इसको इधर भेज देंगे क्या चीज आ जाएगा, बटम आ जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा P2। इधर रहने देगा V2 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2। अब इसको उधर भेज देगा तो क्या हो जाएगा, बटम V1 आ जाएगा। अरे यही ना आएगा, तो ऐसा भी रिलेशन देगा। तो क्या ये नया चीज हम लोग को आ गया का, अरे कुछ हो नहीं, बस यहाँ से फॉर्मूला तुम्हें याद है तो ये सब तो खुद ही निकाल रहा है, अरे खुद ही निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, बस इधर से इधर, इधर से उधर। तो एक फॉर्मूला तुम्हें सिर्फ याद करना है, उसी से तुम्हारा क्वेश्चन कुछ हो पूछ दे, बस अपने से थोड़ा सा ड्राइव कर लेना। क्या इतना कर लोगे, तो यहां से हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन मेजर ये पूछेगा कि जो बॉयल्स लॉ है वो किसके किसके बीच में उसका रिलेशन है। जैसे कि इन लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ जो भी पढ़ता है उसके लिए कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम है, तो इसका जब ग्राफ बनाने जाता था एक तरफ प्रेशर रखता है, एक तरफ क्या रखता है, वॉल्यूम। अरे इसके लिए तुम्हें क्या करना था, ग्राफ बनाना था। तो वो पूछेगा कि बॉयल्स लॉ जो है वो किसके किसके बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर वो आखिर रिलेशन जो बताया वो किसके किसके बीच में बताया। तो ऐसा नहीं कि वहां पे बोल ले जाना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेम्परेचर, इसके बीच में रिलेशन नहीं बताया, किसके बीच में बताया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। कहानी समझ में आ गया। जैसे कि पूछेगा वो कि बॉयल्स लॉ जो है वो किसके किसके बीच में हम लोग को रिलेशन दिया, किसके किसके बीच में दिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। अरे यही दिया है, अरे यही ना दिया है, तो ये हम लोग को क्या है, बॉयल्स लॉ। क्या कहानी सारा कुछ समझ में आ गया बॉयल्स लॉ का, क्लियर हो गया। क्या रिलेशन दिया था, अगर तुम लोग का पूरा मिटा दिया जाए, अभी फिर से पूछा जाए, एक बार दिमाग में छप गया ना सारा कुछ। चलो सिर्फ सुनना है, ठीक है। यहां पे देखो अभी कहानी क्या समझ में आया कि हम लोग के पास आए थे बॉयल्स लॉ। कौन आए थे, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने रिलेशन हम लोग को बताया क्या चीज, वॉल्यूम जो होगा या फिर प्रेशर लिखो यहाँ पे जो लिखना चाहेगा, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम का। ये रिलेशन तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अरे अब दो को समझ गया तो दो तो कांस्टेंट खुद से लिखिए लेगा, समझ में आ गया ना। तो ये तो हम लोग को याद हो गया, सिर्फ इतने याद करना है, इसी से तुम्हारा पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन पूछे जिधर से उलट के पूछ दे कहानी समझ में आ जाएगा। चाहे बॉयल्स लॉ बोल दे अरे सब फॉर्मूला दे दे, या फिर फॉर्मूला दे दे और पूछ दे कौन सा लॉ है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम लोग सेकंड जो हम लोग के पास पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग को क्या है, तो देख रहे हैं चार्ल्स लॉ है। क्या है हम लोग के पास, चार्ल्स लॉ। नाम थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। चार को तो लॉवे है रे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ और अवोगाद्रो लॉ। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ। अरे तो फिर तो वही बात, कुछ ना कुछ तो ये भी रिलेशन बताया होगा, तो फिर रिमेंबर करना पड़ेगा। जो चार्ल्स लॉ है वो हम लोग को बताया था प्रेशर के बीच में, क्या बताया था, और सॉरी वॉल्यूम के बीच में, क्या बताया था, वॉल्यूम के बीच में। ये बताया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, किसके किसके बीच में बताया था, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। क्या इतना तो याद रहेगा। और कैसा प्रोपोर्शनैलिटी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉयल्स लॉ क्या बताए थे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, और वो कैसा था हम लोग को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स लॉ ने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टेम्परेचर का होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से फिर तो वही कहानी, अरे प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ कांस्टेंट लगाओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, v इज इक्वल टू टी लिखेगा, लेकिन t सिर्फ लिखेगा क्या, नहीं के टी लिखेगा। अब बताओ कि कांस्टेंट को एक साइड रख दो, बाकी वेरिएबल को एक साइड ले लो, तभी क्या हो जाएगा, उसको इधर लाएगा तो v बटा टी हो जाएगा इज इक्वल टू के। क्या ये कोनो नया चीज लाएगा, नहीं। तो ऐसा भी तुम्हारा दे देगा लिखा हुआ, और डायरेक्टली बोलेगा, देखो फंसाएगा ऐसे करके, बोल देगा वो चार्ल्स लॉ। क्या बोल देगा, चार्ल्स लॉ बोल देगा वहां पे कि चार्ल्स लॉ है। अब बता के उसका रिलेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, कभी v बटा टी लिख देगा, कभी t बटा v लिख देगा। कहानी समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर देखकर मार देना, अरे रिलेशन भी सही होना चाहिए, समझ में आ गया। जैसे इसी को ऐसा भी तो लिख सकता है, वो टेम्परेचर बटा क्या चाहिए v और इज इक्वल टू के। तो ऐसा अगर रिलेशन रहेगा तो क्या है, ये सही है क्या, अरे नहीं ना है। तो ऐसा रिलेशन को तुम्हें देख करके चलना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक। तो क्योंकि उलट पलट के उसका मन वो जैसा भी क्वेश्चन पूछ सके, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। तुम्हें क्या याद करना है, ये वाला कहानी। अगर ये तुम्हें याद है तो ये सब खुद से निकल जाता था, अगर ये याद है तो इससे जितना भी ड्राइव किए थे सब कुछ क्लियर हो जाता था। अभी देखो फिर इसे ड्राइव करेंगे। एक तो कहानी इससे हो गया। अभी अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है
कि अगर कोई भी गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद अभी भी क्या देता है, कांस्टेंट देता है। इसका मतलब अगर हम लोग दो को कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, एक को बड़ा ले लेते हैं और एक को छोटा ले लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो इसके पास कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, मान के चलो इसको कितना है V1, इसके पास टेम्परेचर भी तो कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया उसका T1, इसके पास भी तो उसी तरह होगा V2 और क्या ले लिया हम लोग T2 ले लिया। कहानी समझ में आ गया। अब बता अगर ये रिलेशन आया होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इस कंडीशन में तुम्हारा प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स तो सेम होगा रे, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो को जब यहाँ पे वेरिएबल है तो दो को कांस्टेंट होगा। इसका कहने का मतलब यहाँ जो गैस का है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर है, और यहाँ पर भी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर, ये दोनों क्या है तुम्हारा भी कांस्टेंट है। जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उतना ही प्रेशर वहां पे लग रहा होगा, जितना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है उतना ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी है। तो उस कंडीशन पे तुम्हारा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है उसके बारे में बताया था। तो क्या बताया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहानी समझ में आ गया। तो अभी देखो अलग अलग कोई भी कंटेनर ले लेगा, अगर उस कंडीशन पे तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर अगर सेम रहा तो उस कंडीशन पे अगर उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर मतलब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद क्या देगा तुम्हारे को कांस्टेंट वैल्यू देगा। मतलब इसमें अगर तुम देखने जाओगे कि V1/T1 तब भी तुम्हारा मान के चलो 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3, तो इसका करने जाओगे तुम V2/T2 तब भी तुम्हारा कितना आएगा 3 आएगा। कहानी समझ में आ रहा है। तो RHS अगर बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि V1/T1 रखेंगे और यहाँ पे V2/T2 रखेंगे तब भी ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसी तरह से आगे भी बढ़ा सकता है V3/T3 V4 T4, अरे बढ़ा सकते हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो दोवे को वेरिएबल लेकर मतलब दोवे को केस लेता है, इसी चलते सिर्फ हम लोग दोवे को टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या इतना रिलेशन में कोई दिक्कत होगा क्या। अब देखो इतना ही नहीं पूछेगा, अगर शैतानगिरी अगर वहां पे करेगा तो वो क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, इसको इधर ले लो, मतलब टेम्परेचर को एक साइड वॉल्यूम को एक साइड। जैसे अभी तुम पढ़ा था ना, इसका ड्राइव किया था तो प्रेशर को एक साइड भी कर दिया था, वॉल्यूम को एक साइड कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, V1 को यहीं पर रहने दो, इसको इधर ले लाएगा तो क्या हो जाएगा बटन V2 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा T1 और नीचे क्या है तुम्हारा T2। तो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, कोई जरूरी है कि इसी को पूछेगा, अरे इसको भी पूछ सकता है, रिलेशन तो वही ना है। तो ऐसा भी सवाल पूछ देगा, पूछेगा कौन सा लॉ है, तो उसमें फंसोगे नहीं। फंसना क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है। इतना अगर तुम्हें याद है तो ये सब कुछ है क्या, कुछ नहीं जाना है। बस क्या करना है, कैलकुलेशन अपने से करना है, इधर से इधर उधर से उधर देख लेना कैसा वहां पे फॉर्मूला दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। अगर इसी से दिया होगा तो यहीं से जवाब दे देंगे, अगर यहाँ तक आया होगा तो इस तरह से बदल लेंगे। क्या बदलने में कोई दिक्कत होगा क्या। क्लियर है यहाँ तक। चलो जगते रहो जगते रहो। देखो अभी तक बॉयल्स लॉ का क्लियर हो गया कंसेप्ट। अभी हम लोग क्या पढ़े, चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ में हम लोग को क्या बताया था कि जो वॉल्यूम होता है, याद रखना अभी बहुत सारा रिलेशन आएगा। तो एक तो याद हो गया कि बॉयल्स लॉ क्या बोला था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तुम्हारा चार्ल्स लॉ जो आया था, चार्ल्स लॉ क्या बताया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टेम्परेचर का। कांस्टेंट वाला कहानी तुम्हें खुद याद रखना चाहिए, ठीक है। अरे डायरेक्ट वेरिएबल है, कहानी समझ में आ जाएगा। अब देखो तीसरा टर्म्स आता है, वो क्या है, अगर दो को समझ में आ गया तो इधर तुम्हारा मजाक लगेगा खाली, क्योंकि उसी जैसा यहाँ पे कहानी चलेगा। जैसे तुम्हारा थर्ड का बात करते हैं, तो थर्ड में तुम्हारा क्या आता है, गे-लुसाक लॉ। क्या आता है, गे-लुसाक लॉ, ठीक है। अब ये गे-लुसाक लॉ मतलब, अरे ये तो तुम्हारा एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। ये क्या बताया था, ये भी कुछ रिलेशन बताए होंगे। तो ये जस्ट तुम्हारा चार्ल्स लॉ के जैसा बताया था, लेकिन ये हम लोग को वॉल्यूम को लेकर के चला था, ये हम लोग को किसके लेकर चला, प्रेशर को लेकर के। कहानी समझ में आ रहा है। गे-लुसाक लॉ क्या बोला था कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टेम्परेचर के। अगर अधेरे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कौन बताए थे, गे-लुसाक लॉ बोले थे। क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ से हम लोग को कहानी भी, तुमको लग नहीं रहा है कि पहले जैसा करेंगे सो इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा लिखेंगे तो कोई तुमको दिक्कत हो रहा है क्या, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, इसको इधर ले लाए, अभी जो ऊपर वाले में करते आए वही कर दिए। अभी भी तुम्हारा देखो वही कंडीशन तो लग रहा है। उस समय वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन में था कि अगर V1/T1 करो चाहे V2/T2 करो तब भी तुम्हारा इक्वल होता था। वही तो ये भी बता रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर का जब भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसका मतलब साफ तुम लोग को पता चल रहा है कि P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। अगर और भी बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, तो उन लोग भी आपस में क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। तो एक यहाँ से रिलेशन पूछेगा, यहाँ से भी पूछेगा, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, उसका मन कौन वाला स्टेप से पूछे, लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है, सिर्फ इसको ई याद है, मतलब सब कुछ खुद से लिख लेगा, क्लियर याद है। अब देखो इसको फिर से चेंज कर सकता है, क्या लिख सकता है इसको P1 और बटा में P2 इज इक्वल टू T1 और बटा में T2। बोलेगा ये कैसे आ गया, समझ में आइए गया होगा कैसे हुआ। सो कि प्रेशर को एक तरफ कर दिया तो प्रेशर को इधर लाया तो P1 बटा P2, और ये जो T2 था उधर ले गया, ओह यहाँ पे T1 होगा, तो T1 को उधर ले गया, क्या हो गया T1 बटा T2। अरे कुछ नया खेला क्या, नहीं वैसे तो खेला, तो समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि गेल-उसाक लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन था, किसके किसके बीच में था, प्रेशर और टेम्परेचर। कहानी समझ में आ गया। बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम। फिर तुम्हारा चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। क्या तीनों क्लियर है अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम्हारा इधर जो हम शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं बस उसी को याद करना है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं फोर्थ वाला केस में। फोर्थ तुम्हारा क्या दिख रहा है, आवोगाद्रो लॉ। अब देखो फोर्थ में हम लोग बात करते हैं किसका, आवोगाद्रो लॉ। आवोगाद्रो लॉ क्या बोला था, तो ये भी एक रिलेशन दिया होगा। क्या रिलेशन बोला था, तो ये बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो जाएगा, रटा जाएगा ये वाला भी। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है, इसको इक्वल्स टू में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, KN आ जाएगा, अरे यही ना आएगा। फिर वो इसी तरह से करेगा V बटा N इज इक्वल्स टू K। क्या कोई नया चीज किएगा, अरे जो पहले करते आ रहे हैं वही करते जा रहे हैं। पूछेगा वो यहाँ से, पूछने का मन होगा तो यहाँ से पूछेगा, पूछने का मन होगा तो यहाँ से पूछेगा। अब जब फिर से ये रिलेशन समझ गया तभी क्या वही चीज लिख सकता है कि V1 बटा N1 इज इक्वल्स टू V2 बटा N2। कहानी समझ में आ गया होगा ये वाला भी। ऐसा पूछ सकता है या फिर इसी को ऐसा बढ़ा के लिख सकता है। क्या पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, अरे पूछ सकता है ना। तो अब यहां से स्टेप से पूछ दे वो, चाहे यहां से पूछ दे, उसका मर्जी। जो उसको रिलेशन याद हो जाएगा वो वहां छाप देगा। बच्चा सब रटता है, इसको पूछ देता है यहां से, कैसे बना पाएगा जब तक रिलेशन को समझेगा नहीं। तो अब तुम लोग तो समझ गया, कह रहे आप कुछ छो दे दें तुम, हम तो आराम से बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग समझ गए सारा कुछ रिलेशन। देखो अभी क्या पढ़े हम लोग, आवोगाद्रो लॉ। आवोगाद्रो लॉ क्या बोला था, वो बोला था कि वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स का। क्या चारों रिलेशन कंप्लीट हो गया। बॉयल्स लॉ क्या बोला था, चार्ल्स लॉ क्या बोला था, गेल-उसाक लॉ क्या बोला था, आवोगाद्रो लॉ क्या बोला था, कंप्लीट हो गया। क्लियर है, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो अब इससे कुछ भी ड्राइव करके दे दे, क्या तुमसे क्वेश्चन छूट जाएगा क्या। एग्जाम से पहले बस एक बार नजर दौड़ा के जाएगा, कर रहा है किसके किसके बीच में रिलेशन था, क्या सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा हमें भी ब्रेक दो, हम भी पानी पी लेते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हम लोग को क्या बचा हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग को क्या है, इसको समझना पहले। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन को छोड़ दो, सबसे पहले तो ये भी तो समझना पड़ेगा कि आइडियल गैस के क्या बोलते हैं, रियल गैस क्या होता है, ये तो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि ये जो आइडियल गैस होता है वो आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को बताया गया क्या चीज़। तो देखो डायरेक्टली सिर्फ तुम इतना याद रखना कि आइडियल गैस वैसे गैस होते हैं जो कौन कौन लॉ को फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या याद रखना है कि ये जो आइडियल गैस, उसी गैस को हम लोग बोलते हैं जो क्या करता है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो गैस हम लोग को क्या कहलाएगा, आइडियल गैस कहलाएगा। क्या कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं रियल गैस का। देखो रियल गैस किसको बोलते हैं, तो वैसा गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का फॉलो नहीं करता है। इसमें हम लोग को क्या कर रहा था, ओबे कर रहा था। कहने का मतलब बॉयल्स लॉ, अरे बी सी मतलब समझ में आ रहा है ना, ये बोल रहा है बॉयल्स लॉ और सी क्या बोल रहा है, चार्ल्स लॉ। वैसे गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को ओबेज करते हैं, ओबेज करना मतलब पालन करना, ठीक है, तो उसके लॉ को पालन करता है, तो वैसे गैस को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। और ये जस्ट उसका उल्टा है कि ये हम लोग को क्या करता है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को हम लोग को क्या करता है, डज नॉट फॉलो या फिर डज नॉट ओबेज, जैसे बोलोगे। कहानी समझ में आ रहा कि ये जो रियल गैस किसको बोलते हैं, तो वैसा गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो
नहीं करते हैं, तो वैसे गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल गैस। और जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको डिटेल में ना जा करके डायरेक्टली इसका इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। बताओ आइडियल गैस किसको बोलते थे, वैसा लॉ जो हम लोग का क्या कर रहा था, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करता था। अब ये देखो आइडियल गैस जो इक्वेशन बना वो कुछ नहीं, ये जो चार को रिलेशन जो देख रहा है, जो निकाला था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ और एवोगाद्रो लॉ, तो यही चारों को मिल करके कंबाइन करके एक इक्वेशन तैयार किया गया था। और वही इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये रिलेशन क्या बोला था, तो ये हम लोग को बताया था PV इज इक्वल्स टू nRT। क्या बोला था, PV इज इक्वल्स टू nRT। जब डिटेल में पढ़ते तब पूरा विस्तार से समझाते, कहानी एक समझाते, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले समझ आना कि जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। इसको मोल कंसेप्ट में भी तुम लोग को यूज करने के लिए सिखाए थे, उस समय भी याद हो गया होगा। और जनरली केमिस्ट्री पढ़े हुए तो ये बहुत बार तुमको देखने को मिलेगा ही, चाहे तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, चाहे कहीं भी पढ़ लो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे तुम फिजिकल केमिस्ट्री, तीब लौट के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन सभी को रटा हुआ रहता है। तो यही इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर मान के चलो क्वेश्चंस में तुम्हारा बोल देगा फॉर 1 मोल, क्या बोल दे, फॉर 1 मोल बोल देगा कि 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 मोल बात कर रहा है मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे इस फॉर्मूला को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू n नहीं होगा, n की जगह कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या दोनों फंसोगे, क्या नहीं फंसोगे। एक तो समझ गया आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर स्पेशली वो बोल दिया कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा किसके लिए, 1 मोल के लिए, तो क्या होगा, n के जगह हम 1 बिठा देना। अगर पूछ दिया 2 मोल के लिए तब यहाँ पे 2 लिखना पड़ता, 3 मोल बोल देता तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, 3 लिखना पड़ता। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन कोई दिक्कत। अब यहीं से साथ ही साथ दिखा देते हैं तुम्हारा रियल गैस। क्या बात करते हैं हम, रियल गैस। अब देखो ये रियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो रियल गैस इक्वेशन शॉर्ट में यही बोलो, जैसे अभी आइडियल गैस के लिए क्या पढ़ा था कि जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते थे। रियल गैस क्या होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट, कि उसका रूल को फॉलो नहीं करता। तो यहां से समझो कि जो आइडियल गैस का इक्वेशन है वो यही था। इसका कहने का मतलब रियल गैस इसका उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब इसमें अगर लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT, तो क्या ये चीज फॉलो करेगा, क्या नहीं करेगा। मतलब इसमें जब भी आइडियल गैस की बात करेंगे तो वो इक्वल होगा, रियल गैस की बात करेगा तो वो इक्वल कभी नहीं होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक। तो ये है तुम्हारा क्या चीज, रियल गैस इक्वेशन। तो ये रियल गैस इक्वेशन नहीं है, सिर्फ तुमको एक रिलेशन याद रखना है कि अगर PV इज इक्वल टू nRT के फॉर्म में दे दिया तो उसमें देखना अगर अनइक्वल है तब ये कहलाएगा रियल गैस का इक्वेशन, ठीक है। और अगर इक्वल दे दिया तो वो क्या कहलाता है हम लोग को, आइडियल गैस। क्या ये दोनों रिलेशन याद रहेगा, रिलेशन याद रहेगा ना। लेकिन हम लोग को रियल गैस तो इसका रूल को फॉलो किया का नहीं किया, तो इससे हम लोग उसका इक्वेशन वगैरह कुछ उसका अगर कुछ भी स्टडी करते तो इसे स्टडी कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या हुआ कि एगो अलग से एगो ड्राइव किया गया, एगो फॉर्मूला क्या चीज किया गया, एगो अलग से फॉर्मूला को ड्राइव किया गया, इसी से क्या चीज, इसी फॉर्मूला से। तो ये चीज तुमको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, इतना मिटा देते दिमाग में इतना रहेगा। अगर आइडियल गैस के लिए दे देगा तो PV इज इक्वल्स टू nRT, और अगर रियल गैस के लिए बोलेगा तो यहाँ पे इक्वल कभी नहीं होगा। कहानी समझ में आ गया होगा अगर इस फॉर्म में दिया तब। अब देखो इसका जो ड्राइव फॉर्म हुआ, जो जिससे हम लोग को पूरा गैस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए थे, क्योंकि तुम्हें पहले ही बता चुके हैं आइडियल गैस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जितने भी तुम्हारे पास गैस है वो सारे तुम्हारे रियल गैस होते हैं। क्या होते हैं, रियल गैस। तो रियल गैस है ये भैया, हम लोग के पास अब आइडियल गैस है ये नहीं है तो उसके बारे में पढ़ के कोई फायदा होगा क्या, नहीं होगा। अरे जो हम लोग को है ये नहीं तो उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए हम लोग को रियल गैस का प्रॉपर्टी सबको जानना पड़ेगा। तो रियल गैस को पढ़ने के लिए हम लोग को इक्वेशन तैयार किया गया जो उसी फॉर्मूले से आया, PV इज इक्वल टू nRT देखा उसी से, लेकिन उसी को सिर्फ ड्राइव किया गया। तो ये फॉर्मूला को तुम्हें रटना पड़ेगा। क्या होता है सो देखो, प्रेशर लिख रहा था, वॉल्यूम लिख रहा था, PV इज इक्वल टू, तो ये इंटू करता था, इधर क्या होता था nRT लिखता था। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ कुछ हम लोग को क्या हुआ, चेंज करना पड़ा। क्या चेंज करना पड़ा, सो देखो यहाँ पे प्रेशर में यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्लस, और वॉल्यूम में क्या करना पड़ता है, माइनस। इतना क्लियर हो जाएगा।
प्रेशर में क्या चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AN², क्या लिखते हैं AN², और नीचे क्या लिखते हैं V²। तो ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। और वॉल्यूम में क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं NB लिखते हैं, क्या लिखते हैं NB। क्या इतना रख लोगे, इतना तो याद हो जाएगा। क्या करना है, वही चीज है। अरे आखिर इंटूविन हो रहा है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लोग पढ़े थे PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन वो हम लोग को फॉलो हो पाया था क्या रियल गैस के लिए? अरे नहीं फॉलो हो पाया था। इक्वल रहता था तो बोलते थे रियल गैस, लेकिन मतलब आइडियल गैस, लेकिन रियल गैस के लिए ये रूल तो हम लोग को फॉलो ही नहीं हुआ। अब फॉलो नहीं हुआ भैया, तो उसको कुछ ना कुछ तो इक्वेशन देना पड़ेगा, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां से उसको क्या किया गया था, ड्राइव किया गया। क्या किया गया, ड्राइव किया गया, और इसी से हम लोग को एक फॉर्मूला तैयार किया गया। तो क्या किया, अगर ड्राइव किया, अरे कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, अगर इक्वल करना है तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए प्रेशर को भी चेंज किया गया, और किसको, वॉल्यूम को भी। क्या किया गया, प्रेशर में जोड़ा गया, वॉल्यूम में माइनस किया गया। क्या किया गया, तो प्रेशर में AN² बटा में V²। ये तुमको रटा हुआ होना चाहिए, समझ में आ रहा, इसमें बहुत सारा कंफ्यूज करेगा। ये फॉर्मूला तुम रट लेना, इससे पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हारा भिड़ेगा, समझ में आ गया ना। तो ये है तुम्हारा किसका, रियल गैस का। यहाँ पे वॉल्यूम में NB से माइनस कर दिए, और इसमें जोड़ दिए कितना से AN² और बटा में क्या चाहिए V²। इसको फंसा सकता है ऐसे भी, यहाँ पे लिख देगा AV² और बटा में N²। अरे ऑप्शन बदलने के लिए कुछ भी बोल सकता है ना, तो ऐसा रिलेशन है क्या, नहीं ना है। ऊपर N है और नीचे क्या है V है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है NB है, क्लियर है यहाँ तक। क्या तुम्हारा फॉर्मूला पता चल गया। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आइडियल गैस के लिए, क्या चीज बात करते हैं आइडियल गैस के लिए, तो इसके लिए पढ़े क्या चीज, PV इज इक्वल्स टू nRT पढ़े। अरे यही ना पढ़े। फिर वही अगर हम लोग रियल के लिए पढ़ने गए, तो रियल के लिए क्या पढ़े, ये वाला अगर लिखने जाएगा इस इक्वेशन के अनुसार, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे PV इज नॉट इक्वल्स टू nRT। अरे यही नहीं बोलेंगे, लेकिन वही उसका ड्राइव करके जब फॉर्मूला लिखा गया, क्या लिखा गया, फिर से लिखो यहाँ पे, तो उसी को लिखा गया क्या चाहिए, प्रेशर लिखा गया, इसमें जोड़ा गया कितना AN² और बट्टा में कितना V², इतना किया गया। और फिर वॉल्यूम में भी चेंज किया गया कितना, तो V माइनस NB किया गया, इतना किया गया। और इधर इक्वल में तुम्हारा वही हो जाएगा nRT हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या चीज, रियल गैस इक्वेशन। और ये जो रियल गैस इक्वेशन होता है, इसी को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं वान डेर वाल इक्वेशन। क्या चीज बोलते हैं, वान डेर वाल इक्वेशन। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रियल गैस ही पूछेगा, वो क्या बोलेगा वान डेर वाल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम होता है वान डेर वाल, और वही दिया था ये इक्वेशन को। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज हम लोग को सिर्फ अभी जो पढ़े वो इतना ही पढ़े हैं, इतना ही पढ़े हैं। क्या सारा दिमाग में तुम्हारे लॉड हो गया है कि क्या बोल रहा था, कौन कहानी कहाँ था, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देख रहा होगा कि गैस लो वाला जो पार्ट था पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अरे कंप्लीट कर चुका है कि नहीं। अब हम लोग को बात क्या करना है, मैक्सवेल वेलोसिटी। देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम है, रेसेमेन है। जो रियल गैस इक्वेशन है उसी को बोलते हैं क्या चीज, वान डेर वाल इक्वेशन। यहाँ पे रियल गैस के लिए बोलते हैं, इसी चलते रियल गैस यूज हुआ। और यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम क्या था, वान डेर वाल, तो इसी चलते उस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, क्या चीज रखा गया, वान डेर वाल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम लोग बात करेंगे किसका, मैक्सवेल वेलोसिटी। ये अलग कहानी चलता था, इसके बारे में पढ़ाते थे, इसमें 2-3 लेक्चर लगता, समझा। लेकिन इसमें हम लोग उतना जाना नहीं है, शॉर्ट में हम लोग जानेंगे। क्योंकि यहाँ जो आता है वो हम लोग को क्या पूछता है, फॉर्मूला। क्या पूछता है, फॉर्मूला। तो सिर्फ हम लोग फॉर्मूला को रटेंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी, क्या हम लोग बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो कभी कभी ऐसा भी लिख के दे देगा AVG, और यहाँ पे क्या लिख देगा, वेलोसिटी लिख देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अरे क्लियर है ना। अब देखो इन लोग का फॉर्मूला, चाहे तुम एवरेज वेलोसिटी बोल दो, चाहे सेकंड में क्या है तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता है MS, मतलब यहाँ पे ऐसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अरे समझ में आ रहा है। या फिर पूरा नाम ही याद रखो, MP वेलोसिटी बोल सकता है, जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, स्क्वायर रूट वेलोसिटी है ना। यहाँ पे देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, RMS लिखता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हालांकि तुम लोग को पूरा नाम ही लिख देगा, तब वो तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब ये तीनों का फॉर्मूला हम लोग को सेम देखने को मिलता है, थोड़ा सा क्या रहेगा, सिर्फ चेंज रहेगा। जैसे इसका देखने जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ क्या दिखेगा, RT दिखेगा, और नीचे हम लोग को M दिखेगा। क्या दिखेगा, RTM। इसमें भी दिखेगा तो इसमें भी तुम्हें RT और क्या दिखेगा, M दिखेगा। इसमें भी देखने जाएगा तो RT और नीचे क्या दिखेगा, M दिखेगा।
इतना तो याद रख ही सकता है, देखो ये रटने से बचेगा, इसी चलते इतना बता रहे, ठीक है। अब इतना करने के बाद इन लोगों में रूट चढ़ाना है, क्या रूट भी चढ़ा लोगे? अरे चढ़ा लोगे कि नहीं? चलो अब जो करना है, एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पे 8 लिखाता है, कितना लिखाता है? 8 लिखाता है, इतना भी कर लोगे। अब यहाँ पे नीचे किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे एगो पाई आ जाता है, क्या आ जाता है? पाई। बाकी सब देख रहा था RT बटा एम, RT बटा एम, RT बटा एम, और सभी में रूट, इतना तो सभी में कॉमन है। बाकी एक स्पेशल यहाँ पे एवरेज में क्या लिखा जाता है? 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। जब पूरा डिटेल में पढ़ता है तो इसको प्रूफ करना पड़ता था, हालांकि अभी जरूरत नहीं है। जब आगे चल के तुम लोग BSc वगैरह करोगे तो वहां पे आराम से क्या करना? पढ़ते रहना। कहानी समझ में आ रहा है ना? चलो अब यहां से कहानी समझ में आ जाना, इतना तो रिलेशन तुम्हें समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या करना? RT बटा एम करना है, इसमें में क्या करना? RT बटा एम, RT बटा एम, क्लियर है यहाँ तक? बाकी एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है? 8, और नीचे क्या करना है? पाई से हम लोग को डिवाइड करना है। बाकी यहाँ से देखो MP लिखेगा, चाहे यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है? जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रहता है, इसमें सिर्फ यहाँ पे एगो डिजिट का खेल होता है, इसमें भी क्या रहता है? एगो डिजिट का खेल होता है। याद रख लेना इसको, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है उसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से, और ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है उसमें कितने से करते हैं? 3 से। क्या रिलेशन याद करने में तकलीफ होगा क्या? एक दो बार तुमको तकलीफ होगा देखने के लिए, हालांकि आधा से ज्यादा तो हम तुम्हारा काम यहीं पे कर दिए, समाप्त कर दिए। बस थोड़ा सा चेंज करना है कि ये जो एवरेज वेलोसिटी इसमें सिर्फ पाई से डिवाइड होता है, बाकी नीचे किसी में है क्या? नहीं। बाकी एक में ऊपर 8 लिखना है, एक में 2 लिखना है, और एक में कितना रखना है? 3 रखना है। क्लियर है? बस इतना ही तुम्हारा था गैसियस स्टेट, और इतना ही पढ़ करके मजा लेना है। पढ़ना तो बहुत कुछ था इस चैप्टर्स में, लेकिन तुम्हारा जो चैप्टर्स के लिए अभी रिक्वायरमेंट है वो इधर जितना देख रहा है, बस इतना ही तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया? क्लोज हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना था? शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाना है, ऐसा थोड़ी पूरा थ्योरी लिखना है। इसको थ्योरी तुम्हारा कुछ कुछ लिख दिया है, तुम्हारा फॉर्मूला वगैरह भी। अगर तुम्हें मन होगा तुम उस PDF को लिख लेना, अगर मन ना हो तो PDF को देख करके पढ़ते रहना। लेकिन तुम्हें कोशिश क्या करना है? चैप्टर वाइज तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले टॉपिक को लिखना है, ताकि तुम्हें ये तो पता रहे कि हम लोग को पढ़ना क्या है। समझ में आ गया? तो ये पढ़ना समझ में आ गया। जैसे कभी भी तुम कॉपी खोलेगा, बोलेगा अरे बोल्स लो क्या था, दिमाग में थोड़ा दौड़ाएगा। चार्ल्स लो क्या था, उसी तरह से यहाँ पे देखेगा एवरेज वेलोसिटी क्या था, दिमाग में दौड़ाएगा। बाकी एक शॉर्ट नोट्स में अलग पेज में सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स बना लेगा कि बोल्स लो क्या बोला था, चार्ल्स लो क्या बोला था, गेल लुसाक बोल रहा था क्या, अवोगाद्रो क्या बोला था, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, रियल गैस इक्वेशन क्या होता है, खत्म हो गया था। बाकी यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला, ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसमें से तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होता है, RMS का क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। क्या क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? चलो फिलहाल तुम इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस। समझ में आ गया? तो पहले इतना लिख लो, तो इसको एक अलग पेज में लिखेगा। देखा, दूसरे पेज में तुम्हारा क्या होगा? पूरा स्टेट ऑफ मैटर खत्म हो गया। अरे कोई दिक्कत हुआ चैप्टर में क्या? नहीं, पहले ही बता दे रहे हैं, इस चैप्टर्स में लोग को बहुत कुछ पढ़ना था, बहुत कुछ, बहुत सारा हम लोग को न्यूमेरिकल भी करना था, लेकिन समय ना होने की वजह से, और अभी हम लोग को सिर्फ क्या करना है? एग्जाम के व्यू से पढ़ना था। इसी चलते देखो, सिर्फ तुम्हारा चाहोगे तो एक पेज में पूरा चैप्टर्स आ गया। कितना आसान लगा? अब आसान लगा। अब तुम वर्मा शर्मा कुछ भी देख लो, सब तुमसे बन जाएगा। हाँ, सिर्फ ध्यान देना कि जो तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन रहेगा, न्यूमेरिकल को सिर्फ छूटेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बताएं क्या? नहीं। और तुमसे क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, कभी भी नहीं पूछेगा। क्या कहानी समझ में आ गया? चलो इतना लिख लो। अच्छा हाँ, एक चीज और तो छूट ही गया, मेन चीज तो अभी छूट ही गया। अरे छूटने कहने का मतलब, अभी यहाँ पे जान लिया का कौन क्या है, सो कहाँ जाना? इधर तुम देखने गया तो यहाँ पता चला कि P क्या होता है, T क्या होता है, V क्या होता है, N क्या होता है, सब समझ गया था। आइडियल गैस में देखने गया तो P भी फिर वही चीज हो गया, N और T तो वही चीज हो गया। R क्या होता है? अरे R एक नया टर्म्स आ गया ना। तो R क्या होता है? तो R होता है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो R का एक वैल्यू होता है, क्या होता है? वैल्यू। एक नहीं होता है, 3 को वैल्यू होता है, और तीनों को तुमको रट के करके जाना पड़ेगा। R के लिए वैल्यू 3 को होता है, कितना रहता है? 3 को। और तीनों जो वैल्यू होता है वो यूनिट वाइज क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? यूनिट के अनुसार से चेंज होता है। जैसे R का वैल्यू होता है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना? 0.0821। कितना लिखेंगे? 0.0821। एक होता है कितना? 8.314 होता है, और एक में कितना होता है? 2 होता है।
कितना होता है, इतना। तो ये तीनों वैल्यू तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब दिक्कत ये होगा कि कौन वाला वैल्यू किस टर्म्स में होगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या होना होगा, यूनिट को याद रखना पड़ेगा। जैसे ये 2 कब होगा, जब तुम्हारे पास हो जाएगा कैलोरी, क्या यूज होगा, कैलोरी, कैलोरी, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पर मोल और पर केल्विन। अगर ये यूनिट कहीं दिखा तो उस कंडीशन पे आर का वैल्यू कितना रहेगा, 2 रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जूल, कैलोरी भी हमारा एनर्जी को बताता है, जूल भी तुम्हारा एनर्जी बताता है, तो कैलोरी के जगह में अगर जूल रखोगे तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है तुम्हारा, जूल तुम्हारा होता है एसआई यूनिट्स होता है, और ये जो होता है कैलोरी वो क्या होता है, सीजीएस वाला होता है। अरे एमकेएस और सीजीएस जो पढ़ा था ना फिजिक्स में, उसी अनुसार से मतलब यूनिट का यहाँ पे कन्वर्जन है। तो यहाँ पे अगर जूल में लेगा तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल, और क्या होता है, पर केल्विन। तो अगर जूल के केस में ले रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.314 होगा। अगर कैलोरी में ले रहा है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। अब तो एक और वैल्यू बन गया। इसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अगर कभी पूछ दिया लीटर, क्या पूछ दिया, लीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटीएम, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा पर मोल, क्या आ जाएगा, पर मोल, और क्या आ जाएगा, पर केल्विन। अगर ये वाला यूनिट हो गया लीटर, एटीएम, पर मोल, पर केल्विन, तो उस कंडीशन पे उसका वैल्यू क्या होता है, कितना होता है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये जो 3 को तुम्हारा फॉर्मूला, ये तीनों तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या क्लियर है यहाँ तक वैल्यू, क्योंकि ये डायरेक्टली, अब देखो क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट करेगा, सो डायरेक्टली तुम्हारी यही चीज दे देगा, एटीएम, लीटर, पर मोल, और क्या चीज देगा, पर केल्विन। लेकिन इसका जो वैल्यू रहेगा ऑप्शन में, यूनिट सबका यही रहेगा, यूनिट सबका यही रहेगा, लेकिन वैल्यू क्या दे देगा, सो देखो तुम्हारा देगा 0.0821, दे देगा 8.314, दे देगा 2, और ये को दे देगा नन ऑफ दिस। अब बताओ किसमें टिक मारेगा, अब होगा देखो कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट का, सो बता रहे हैं फंसेगा कैसे तुमसे। तुम्हें ये भी पता है कि आर का वैल्यू 2 होता है, तुम्हें ये भी पता है कि उसका वैल्यू 8.314 होता है, तुम्हें ये भी पता है कि उसका वैल्यू 0.0821 होता है। इतना क्लियर है। अब दिक्कत ये होता है, अरे तेरी के, इसमें तुम्हारा यूनिट जो था, यूनिट क्या है, यूनिट भी भूल जाता है। कहानी समझ में आ रहा है तुम्हें, तो वैल्यू तो समझ में आ जाएगा, अंदाजी देखेगा तो इसको टिक करके आ जाएगा, अरे भैया यूनिट किसमें था, तो यूनिट अभी देख रहे हैं क्या चाहिए, एटीएम, लीटर, पर मोल, पर केल्विन। तो ये वाला जो यूनिट होता है वो किसमें लिए यूज होता था, इसमें यूज होता था 0.0821 में। अगर 8.314 में यूज करेगा तो इसमें क्या होता था, जूल पर मोल पर केल्विन होता था। 2 कब यूज करते थे, जब उसका यूनिट क्या होता था, कैलोरी में होता था। ठीक है, तो ये कहानी था। क्या इतना तुम्हें याद हो जाएगा, इतना तुम्हें याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो बस इतना ही तुम्हारा। अब बाकी देखो यहाँ पे आर क्या दिखा रहा है, वही से आइडियल मतलब कि गैस कांस्टेंट को, टी क्या बता रहा है, टेम्परेचर, पाई मतलब पाई। ये जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम क्या बताता है, मोलर मास। क्या बताता है, मोलर मास। अरे जो भी गैस होगा उसका कुछ तो मोलर मास होगा ना। चाहे हाइड्रोजन ले लिया हाइड्रोजन का, अगर कुछ भी ले लिया तो उसके लिए क्या होगा, गैस का वहां पे तुम्हारा उसका मास होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था तुम्हारा पूरा गैसेस स्टेट। चलो इसको थोड़ा सा लिख लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल का बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे थे कि जितना भी गैसेस स्टेट का कंसेप्ट था वो सारे कुछ हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो आपको यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होते हैं तो इसका पीडीएफ आपको पूरा नोट्स बहुत अच्छा तरीके से लिखा जा चुका है। जो आपको बोर्ड में बताएं जस्ट उसी का क्या है, नोट्स को लिखा गया है। बाकी अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे नहीं कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तब तक हम इसको चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसी चलते अभी तक हम लोग क्या किए, सारा कुछ देखिए, जैसे जैसे आपको बताया गया कि बॉयल्स लॉ पहले बताया गया, चार्ल्स लॉ बताया गया, उसी तरह से आपका गेल-लुसाक लॉ बताया गया, फिर आपको अवोगाद्रो लॉ बताया गया। तो सभी को यहाँ पे अच्छा तरीके से नोट्स लिखा जा चुका है। ठीक है, तो आपके पास पीडीएफ रहेगा तो पीडीएफ में हो सकता है कि आप इसको नोट्स बना ले, या तो फिर आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पीडीएफ से ही आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको सारा कंसेप्ट को सिखा दिया गया है। ठीक है, देखिए उसी तरह से मैक्सवेल वाला का कहानी कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हो गया, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया। तो ये सारी चीज यहाँ पे नोट्स लिखा जा चुका है, आप यहाँ पे पढ़िएगा और हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पूरा कंसेप्ट इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, देखिए कितना आसान आसान यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चंस रहता है, इसी तरह का आपका बोर्ड एग्जाम में वो देखने को मिलेगा। तो इसी चलते ये सारे चीज आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
बोल रहा है बॉयल्स लॉ, क्या बोल रहा है, बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिटेन एज, अभी ही बताए थे कि बॉयल्स लॉ को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, तो हम लोग जानते थे उसमें प्रेशर है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसका, वॉल्यूम का। तो इस तरह से तो दिया नहीं है। अब मान के चलो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते थे तो क्या होता था, P इज इक्वल टू यहाँ पे K आता था, और इंटू में करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v। ये K क्यों आता था, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाते थे। अब ये K को हम लोग कांस्टेंट बोलते थे, तो यहाँ पे K नहीं लिख करके क्या लिख दिया, कांस्टेंट। अब बताओ कि ऐसा रिलेशन तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं V वाला, फर्स्ट वाला में देखो तो V इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट इनटू क्या है T। अरे भैया ये ऐसा तो हम लोग को है ही नहीं, क्योंकि बॉयल्स लॉ हम लोग को क्या बोला था, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था, तो ये तो एकदम नहीं होगा। बी नंबर में देखो तो P है और यहाँ पे कांस्टेंट है और 1/v है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यही तो हम लोग को मैच कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी नंबर, ये तो है ही नहीं, डी नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह का सवाल रहेगा। ठीक है, आसान है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वन ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा इसको, चलिए हाँ चलिए अब छोटा हो गया, अब क्लियर दिखाई देगा क्वेश्चंस। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा था कि वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बॉयल्स लॉ। फिर बोल रहा है वही चीज कि कौन सा रिलेशन हम लोग को बता रहा है किसका, बॉयल्स लॉ का। तो आपको बस वही याद रखना है चारों लॉ को। तो बॉयल्स लॉ अभी पता है कि यहाँ पे क्या बताता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यही चीज हम लोग को रिलेशन बताता था। अभी देखो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। जैसे थर्ड नंबर में देखिए, अभी क्या बोल रहा है, चार्ल्स लॉ, क्या बोल रहा है, चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। तो आपको बोले थे कि जो आपका रहता है चार्ल्स लॉ, वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता था। तो ऐसा रिलेशन कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब आपको रिलेशन जितना आप बताया गया, बहुत विस्तार से आपको बताया गया 50 मिनट के वीडियोस में, तो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा तरीके से समझ में भी आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गे लुसाक्स लॉ। तो गे लुसाक लॉ को मैथमेटिकली में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए गे लुसाक लॉ में हम लोग क्या बोले थे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। और टेम्परेचर को मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो P इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब यहाँ पे K किसको बताता है, कांस्टेंट को। अब देखिए ऐसा कहाँ रिलेशन दिख रहा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, यहाँ पे देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखो, अब देखो आपको आपको क्या करना है, सो आपको बताया था कि देख रहे हैं कि यहाँ पे P/T है, तो ऐसा वाला रिलेशन में भी कर लेना है। तो इसको जैसे हम लोग ड्राइव करेंगे तो क्या होता था, प्रेशर और ये टेम्परेचर को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बटन चल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू, मतलब कि इधर तुम्हारा K हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी देख रहे हो कि यहाँ बी नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा क्या है, P/T है जो कि आ गया, और इज इक्वल टू कांस्टेंट होता था, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको ब्रैकेट में बता भी दिया है कि प्रेशर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर का, तो यही चीज होता है। तो यही आपका क्या हो जाता है, ये होता है आपका गे लुसाक्स लॉ का। तो देखो इस तरह के फॉर्म में भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाला डेरिवेशन ही देगा, उसको आपको बताया गया था कि इसको कैसे हम लोग धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर इसको और हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अरे ड्राइव करने के लिए सिखाया ना पूरा फॉर्मूला को, तो उसी से हम लोग को क्या रहेगा, क्वेश्चन हम लोग को पूछता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अरे अभी तो पढ़ के आया, देखो P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये किसको बताता था, तो चार्ल्स लॉ थोड़ी बताता था, ये तो हम लोग को बताता है V/T दिखाता है। गे लुसाक लॉ हम लोग को बताता है क्या चीज, P/T। बॉयल्स लॉ तो बताता ही नहीं, बॉयल्स लॉ क्या बताता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बताता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो क्या होता है आपका गे लुसाक्स लॉ। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे आप वहां पे रिलेशन को पढ़ चुके हैं, बस उसी से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है अभी, V/T बोला है, तो V/T इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग जान गए V/T कैसे होता है, तो हम लोग पढ़े थे चार्ल्स लॉ, क्या पढ़े थे, चार्ल्स लॉ, जिसमें बताया गया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम लोग जानते थे V इज इक्वल टू KT होता है, और यहाँ से इसको लाएंगे तो V/T और इज इक्वल टू K हो जाएगा, और ये हम लोग को बताता था कौन, चार्ल्स लॉ। तो अभी तुम्हारे पास क्या है, तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कौन बताया था, चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। मतलब नाम याद रखना है, रिलेशन याद करना है, उतना ही करने के बाद आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ यहाँ पे बता दे रहे हैं कि देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं, अभी क्या पूछ दिया है, अवोगाद्रो लॉ। तो अवोगाद्रो लॉ को मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अवोगाद्रो लॉ क्या बोला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज बोला था। अगर कांस्टेंट मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो K इंटू N हो जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम है इज इक्वल टू K इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है V
कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी में देखिए भी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो होता ही नहीं है। भी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग उसका सही आंसर देंगे। सो तो अगर आप अच्छा तरीके से देखे थे पेशेंस के साथ, तो आपको पूरा आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है, P1 V1 और अपॉन में क्या है T1, और इसमें क्या है P2 V2 अपॉन में क्या बोल रहा है, T2 बोला है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है, ये किसका रिलेशन बताता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि ये वाला आपको नहीं बताया गया था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 R1 और T1, अरे यही चीज तो लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं, इस तरह से, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन था, उसमें क्या लिखते थे, PV इज इक्वल्स टू nRT लिखते थे। क्या लिखते थे, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पे मान के चलो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइन करते हैं दो रिलेशन का, अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि ये अभी बताओ कि यहाँ पे अगर R इज इक्वल्स टू अगर निकालने जाओगे, क्या निकालने जाओगे, R इज इक्वल्स टू, तो जैसे कि मान के चलो इसको भी मिटा देते हैं। देखो तुमको अच्छा से यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आखिर आया कैसे। सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे उधर आप निकाले थे रिलेशन, उसी तरह से ये भी रिलेशन निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आइडियल गैस इक्वेशन को क्या जानते थे, पीवी इज इक्वल टू nRT जानते हैं, यही फॉर्मूला जानते थे। अब यहाँ से R का वैल्यू निकाल दो, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा पीवी और बटा में क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा, अरे यही ना होगा। अब मान के चलो ये जो R है, ये R आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता था। अरे ये कांस्टेंट हर एक गैस के लिए तो तुम्हारा सेम ही होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, क्या बदलता है क्या, नहीं, मतलब R आपका सेम होता है। अब मान के चलो कोई कंटेनर है, क्या है, कोई कंटेनर, उसमें आपका प्रेशर है मान के चलो V1 और मतलब प्रेशर P1 और V1 है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T1 है। अब उस कंडीशन पे मान के चलो एक और तुम्हारे पास क्या है, एगो तुम्हारे पास सिलेंडर है, उसमें फिर से तुम्हारा उसका लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा, और उसके में T2 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। अब मान के चलो यहाँ पे R और इसका भी R आ रहा है, तो ये दोनों का दोनों तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। और यहाँ मान के चलो N1 भी लिख देते हैं, यहाँ पे N2 भी लिख देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे LHS तो दोनों में सेम हो जाएगा, अलग अलग अगर गैस के लिए लेंगे, अलग अलग वहाँ पे कंटेनर के लिए लेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो उसमें भी R बराबर अगर निकालेंगे तो यही फॉर्मूला हो जाता है। अब जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि P1 V1 अपॉन में N1 और T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P2 V2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, N और T2 हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे मान के चलो आपका यहाँ पे कंडीशन दे देता है, कोई एक तो रिलेशन ऐसा बन गया, समझ में आ गया, तो ऐसा दे देगा तो आपको बताना है इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन या फिर कंबाइंड गैस लॉ बोलेंगे, ठीक है। अब देखो मान के चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर 1 मोल, क्या लिखते हैं, फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल के लिए इसको डिफाइन करेगा तो तुम्हें पता है कि 1 मोल के लिए करेंगे तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इसमें भी तुम्हारा 1 मोल हो जाएगा और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अब 1 1 बिठाओगे तो तुम्हारा क्या रिलेशन आ जाएगा, P1 V1 और अपॉन में T1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, P2 V2 और नीचे क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्या यही इक्वेशन आएगा, अरे यही इक्वेशन को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, ये दोनों इक्वेशन को, इसी को बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। समझ में आ गया कि दो को गैस का जो वहां पे लॉ रहता है उस लोग को क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं। तो मतलब मान के चलो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, और यहाँ से भी हम लोग को रिलेशन निकलता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन में था, हम लोग को क्या था, P1 V1 और नीचे क्या था, T1, और इधर क्या है, P2 V2 अपॉन में T2। तो इसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ तो होता ही नहीं है। देखो अगर ऑप्शंस देखोगे ना तो तब भी तुम वहां पे डिफाइन कर सकते हो कि अच्छा 3 वो नहीं है तो एक तो होबे करेगा, जैसे बॉयल्स लॉ तो होता ही नहीं, चार्ल्स लॉ में ऐसा रिलेशन बताया नहीं, नन तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे देखो कंबाइंड गैस लॉ, तो इसके बारे में अभी बता दिए। तो जब भी ऐसा रिलेशन आएगा तो यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन को भी ड्राइव करने के बाद ऐसा बनता है, तो इसका हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये इसका, किसका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर और इंटू में क्या है V माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या है, NRT। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो आपको पता है किसी को हम लोग वांडर वाल गैस बोलते थे, या तो फिर बोल सकते हैं इसको रियल गैस इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, वांडर वाल इक्वेशन, तो यही हो जाएगा उसका आंसर। समझ में आ गया। ऑप्शन में देख सकते हैं कंबाइंड गैस लॉ भी दिया था, बॉयल्स लॉ दिया था, नन ऑफ दिस दिया था। तो आपको मारना क्या है, जो सही है बस उसको मारना है, आसान था। चलो उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को क्या बोल रहा है कि फॉर n मोल ऑफ रियल गैस द वांडर वाल इक्वेशन इज। अब मान के चलो यहाँ पे पूछा क्या है,
वांडर वाल इक्वेशन पूछा है। क्या पूछा है? वांडर वाल इक्वेशन। कहने का मतलब वांडर वाल इक्वेशन बोलो, चाहे उसको बोल दो रियल गैस। तो यहाँ पे बोल भी दिया है कि रियल गैस के लिए अब वहां पे जो मोल लिया गया है वो मोल कितना लिया गया है? n मोल लिया गया है। मतलब वहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो n है। तो ऐसे भी जान रहा है कि देखो ऑप्शन नंबर ए में देखेगा पीवी इक्वल टू एन आर टी। अरे ये तो रियल गैस के लिए अप्लाई होता ही नहीं है, ये सब भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं। रियल गैस के लिए या फिर यहाँ पे बोलो वांडर वाल इक्वेशन जो था वो यही था कि p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर और इंटू में क्या था v माइनस एन बी और इज इक्वल टू एन आर टी था। अब यहाँ पे देखो n मोल बोला है, अरे n की जगह में na रहेगा। अगर मान के चलो 1 मोल बोल देता है यहाँ पे n की जगह में, तो यहाँ पे क्या होता है n की जगह में कितना बिठाते थे? 1 1 हम लोग पुट करना पड़ता है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और इस वाला n की जगह में भी 1 पुट करना पड़ता है। अब जैसा रिलेशन आता है, जैसे क्या आ जाता है 1 मोल के लिए करेंगे तो आ जाता है p और यहाँ पे n की जगह में 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बाई भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बाई भी ये हो जाएगा और इधर क्या हो जाता है? v माइनस एन के जगह में 1 बिठा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b हो जाएगा और इज इक्वल टू इधर भी तो n के जगह में 1 बिठेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? rt। अगर 1 मोल के लिए पूछता तो 1 मोल के लिए क्या हो जाता है? ये हो जाता है रिलेशन। ठीक है, तो वो पूछने का तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद वहां पे जवाब दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि n मोल के लिए पूछा है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के लिए यहाँ पे देखो कि 1 मोल के लिए यहाँ पे बोल रहा है। अब R का वैल्यू क्या होगा? अरे R का वैल्यू जो अभी बताया था कि 3 को वैल्यू हमें लेकर याद करना है। क्या क्या है? तो हम लोग जानते थे कि 0.0821 और इसका यूनिट क्या होता था? यहाँ होता था एटीएम लीटर पर मोल और क्या होता था? पर केल्विन होता था। और एक वैल्यू क्या देखे थे? तो इसमें देखे थे 8.314 और यहाँ पे क्या देखे थे कि ई वाला जो यूज करता है 8.314 तो इसको हम लोग मोल में मतलब किसमें? जूल में यूज करते हैं। किसमें करते हैं हम लोग? जूल में। अरे मिट जाए यार, यहाँ पे क्या करते थे हम लोग? जूल में। तो जूल होता था और यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग? पर मोल पर केल्विन। और एक वैल्यू होता था जिसपे 2 लिखते थे, ये 2 यूज करते थे किसमें? तो उसमें कैलोरी आ जाता था, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यही होता था आर का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया, वैल्यू तो तुम देखेगा साथ ही साथ उसका यूनिट भी देखना। जैसे यहाँ पे देख रहा है 8.314 लेकिन यहाँ पे दिया किसमें? कैलोरी में। अरे गधा, यहाँ पे 8.314 जब भी यूज करते हैं तो उसको कैलोरी में नहीं, उसको जूल में यूज करते हैं, मतलब ये तो होगा नहीं। बी नंबर में देखो 8.314, देखो वैल्यू सबको याद रहता है लेकिन यूनिट में वो फंस जाता है। इस चलते तुम्हें बोल रहे थे बार बार कि यूनिट में मतलब वहां पे कंफ्यूज मत होना, याद कर लेना। यहाँ पे देख रहा है 8.314 इसमें भी है लेकिन यहाँ पे यूनिट देख रहा है जूल पर केल्विन पर मोल, तो यही होता है इसका सही। तो ये हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी। सी में देख रहा है 8.314 तो लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे क्या दिया? किलो जूल का बात कर रहे हैं। हम लोग किलो जूल का थोड़ी बात करते थे, वहां पे सिर्फ हम लोग जूल का बात करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का कंफ्यूज करेगा आर का वैल्यू, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यूनिट भी याद करना है, उसका वैल्यू भी याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर 1 मोल ऑफ गैस अंडर एसटीपी कंडीशन at 273 Kelvin and 1 atm pressure occupied 22.4 liter, then value of R। इतना जो लंबा चौड़ा बोला है, क्या बोला है? इतना जो लंबा चौड़ा बोला है, जब भी तुम्हारा एसटीपी सब कंडीशन ये सब बोल देगा या तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम को देखेगा 22.4 लीटर ये सब है, तो ये सब जब भी बोलेगा तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा ये जो R का वैल्यू है, अरे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है? देन वैल्यू ऑफ R। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख करके डरो मत, सीधा क्या बोला है? आर का वैल्यू। अब आर का वैल्यू यहाँ पे देख लो क्या है। सो जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या देख रहा है? 1.0821। अरे ऐसा तो कभी तुम जिंदगी में पढ़ा ही नहीं आर का वैल्यू। सेकंड में देख रहा है 0.0821, हाँ ऐसा तो पढ़ा था लेकिन यूनिट भी देख लो, यूनिट में क्या है? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। हाँ बिल्कुल सही, यही तो होता है उसका आर का वैल्यू। अब इसमें देखो 2.0821 लीटर एटीएम, अरे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो होगा नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसका? 15 में क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन कैलोरी। अब देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे आर का वैल्यू पूछा लेकिन किसमें पूछा? कैलोरी में। और हम लोग जानते थे कि आर का वैल्यू कैलोरी में जब लेते थे तो उसमें वैल्यू कितना होता था? 2 होता था। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1 कैलोरी होगा नहीं, 3 कैलोरी होगा नहीं, 4 कैलोरी होता नहीं, ये कितना होता है? 2 कैलोरी होता है। जब कैलोरी में लेते थे कितना होता है? उसका वैल्यू आर का 2 होता है। सही जवाब समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे देखो 16 नंबर में क्या बोल रहा है कि ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है वो डिपेंड करता है, किस पे करता है?
तो वॉल्यूम ऑफ गैस, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या फिर यहाँ पे देख रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जब भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो इसके लिए थोड़ा सा हम आगे लिखा देंगे, ठीक है? अभी इसको 60 नंबर छोड़ दो, बाकी तब तक आगे वाला डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके अनुसार से तुम यहाँ पे कर लेना, ठीक है? 60 नंबर अभी छोड़ दो, बाकी आगे देख लो, जितना पढ़ा है उससे हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वॉल्यूम मतलब पीवीटी है, वो क्या चीज बताता है? तो पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, और टी मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, किसका? गैस का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बॉयल्स लॉ? तो किसके लिए बता रहा है? बॉयल्स लॉ के लिए। तो बॉयल्स लॉ के लिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही है? तो यहाँ पे देख रहे हैं ए नंबर में, याद रखना बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ रिलेशन बताया था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इतना बताया था। और इस कंडीशन पे तुम्हारा जो कांस्टेंट होता था वो टेम्परेचर और क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे देखो ए नंबर में क्या बोला? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता था? वॉल्यूम का होता था। यहाँ तक क्लियर है? बाकी बात यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, बी नंबर में वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बोले थे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलो, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो चलता है। लेकिन आगे देखो कंडीशन कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट बोला है। अब यहाँ पे ठीक तो बोल रहा है कि टेम्परेचर उस समय हम लोग को क्या रहता है? कांस्टेंट हम लोग को होता है। बाकी नीचे देखो क्या लिखा है, PV इज इक्वल टू nRT। अरे ये तो आइडियल गैस इक्वेशन होता था। फिर यहाँ पे देख रहे हैं PV इज इक्वल टू RT, ये भी क्या होता था? आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल के लिए। तो तुम्हारा कौन हो जाएगा सही? सही हो जाएगा तुम्हारा बॉयल्स लॉ वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आसान आसान रहता है, कोई दिक्कत यहाँ पे लेना हम लोग को नहीं है, ठीक है? इसी तरह का सारा सवाल हम लोग बनाते चले जाएंगे। जैसे इसका नेक्स्ट का सवाल देखो कितना है? 19 नंबर। ओह 18 नंबर तो हम लोग को छूट गया, किधर गया? 18 नंबर क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम इज नोन एज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कौन सा बोल रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, जब भी फिक्स्ड अमाउंट बोलेगा इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? फिक्स बता रहा है। इसका मतलब अभी तक हम लोग क्या पता चल गया कि हम लोग को जो टेम्परेचर है और जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, ये दोनों का दोनों हम लोग को क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। जब भी फिक्स्ड अमाउंट बोल दिया इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट बोल रहा है। और टेम्परेचर तो पहले से ही बोल दे रहा है। आगे बोलो क्या बोल रहा है कि द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम इज नोन एज। मतलब कि बोल रहा है कि अगर यदि हम लोग को टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब फिक्स्ड हम लोग को अमाउंट होता था, तो उस कंडीशन पे तुम्हारा जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है किसके द्वारा? तो वॉल्यूम से। तो वो हम लोग को क्या कहलाता है? तो वो बॉयल्स लॉ कहलाता है, कि गे-लुसाक लॉ कहलाता है, कि चार्ल्स लॉ कहलाता है, कि अवोगाद्रो लॉ। देखो ये चीज पहले भी जानता है कि हम लोग यहाँ पे जान गए कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है किससे? वॉल्यूम से। इसका मतलब ये कौन सा लॉ है? तो ये हम लोग को बॉयल्स लॉ है। तो ये हम लोग पहले ही जानते थे, लेकिन देखो ना लैंग्वेज उसका पूछने का तरीका, तो कुछ भी पूछ दे हम लोग इसमें फंसने वाले नहीं है। अरे चीज तो वही है ना। तो कंसेप्ट को यहाँ पे समझना, लाइन बाय लाइन थोड़ा अच्छा से समझना, ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चंस को तुम बना पाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बोल रहा है? कांस्टेंट है तुम्हारा क्या चीज? प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास, देखो फिक्स क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिक्स्ड अमाउंट बोले या फिर फिक्स्ड मास बोले, मतलब समझ जाना कि एन भी तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। पहले से क्या बोल रहा है? प्रेशर कांस्टेंट। तो द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि यहाँ पे बोल क्या रहा है? इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स और क्या है तुम्हारा? प्रेशर, ये दोनों का दोनों तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। अब ये दोनों कांस्टेंट बोल रहा है कि तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। अब बताओ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन बताता था? ये कौन बताता था? तुम बोलेगा कि नहीं यही तो हम लोग को चार्ल्स लॉ बताता था। देखो कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में ही तुम्हारा क्या है? चार्ल्स लॉ, यही हो जाएगा। गे-लुसाक लॉ क्या बताता था? प्रेशर का इसमें हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर का। बॉयल्स लॉ तो जानिए गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और वॉल्यूम का। अवोगाद्रो जानिए गया है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाता तुम्हारा? ए नंबर हो जाता। बहुत आसान सवाल था। चलो कितना नीचे आ जाता है, चलो ऊपर रहो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो किसका बोल रहा है? कांस्टेंट बोल रहा है किसका? वॉल्यूम का बात कर रहा है। वॉल्यूम भी है और प्रेशर है। देखो
कहने का तरीका, कोमा दे दिया मतलब दोनों का बात कर रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वायरिज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर इज नोन एज। देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है क्या चीज, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है क्या चीज, कांस्टेंट, और पहले क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो तुम्हारा प्रेशर होगा, क्या चीज बोल रहा है, जो तुम्हारा प्रेशर होगा वो हम लोग को गैस का वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली विद किसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टेम्परेचर का, और उस कंडीशन पे तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और जो तुम्हारा वॉल्यूम है ये दोनों हम लोग को क्या है, कांस्टेंट है। क्या हम लोग का, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते था, तो हम लोग जानते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जो होता था उसी को हम लोग बोलते थे गेल-लुसाक लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह का हम लोग को बहुत ही आसान आसान सवाल आएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेगा 21 नंबर, क्या है तुम्हारे पास 21। तो 21 में क्या है तुम्हारे पास, द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री वेरिएबल्स, क्या बोल रहा है, तीन वेरिएबल्स का यहाँ पे रिलेशनशिप, प्रेशर, वॉल्यूम एंड किसका, टेम्परेचर, बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड किसका, चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का कंबाइन करने के बाद तीन को जो तुम्हारा रिलेशन होगा वेरिएबल का वो क्या होगा। तो तुम सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन लिख लो। बॉयल्स लॉ के लिए क्या लिखता था, तो तुम जानता था कि प्रेशर का लिख लो, अच्छा चलो वॉल्यूम का ही लिख लो। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये कौन बताया था, तो ये बताया था तुम्हारा बॉयल्स लॉ। और तुम्हारा जो चार्ल्स लॉ होता था, चार्ल्स लॉ क्या बताता था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अरे यही नहीं बताता था। अब दोनों को कंबाइन कर दो, क्या कर दो, दोनों को कंबाइन। तो देखो जब यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा, क्या यहाँ पे देख रहा है, अरे इसको देखेगा ना, तो अगर राइट वाला को राइट साइड लिखेगा और लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड करेगा तो ये क्या रिलेशन हम लोग को बनाएगा, सो देखो। तो यहाँ से हम लोग को क्या बता रहा है कि दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हम लोग को क्या बनाएगा, ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद हम लोग को रिलेशन क्या बनता है, तो उसी चीज को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे जो वॉल्यूम होगा, क्या होगा तुम्हारा वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग को टेम्परेचर का। और जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, प्रेशर का। तो हम लोग कहीं ना कहीं रिलेशन अगर लिखने जाएंगे तो यही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही चीज हम लोग को रिलेशन लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रेशर हो जाएगा। क्या यही चीज रिलेशन होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में तुम सबसे पहले यहाँ पे देखने की प्रयास करो, ऑप्शन में क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन में जैसे इसको और ड्राइव कर लो, इसको क्या कर लो, और ड्राइव कर लो, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के, और इंटू में क्या हो जाएगा, t बाई पी हो जाएगा। यही चीज हो जाएगा। देखो ये आखिर आया कहां से, तो हम लोग को सिर्फ बोल रहा था कि हम लोग को तीन को वेरिएबल का रिलेशन बताना था, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक किसका, टेम्परेचर का। अब कैसे उसका रिलेशन बताना है, तो कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ और किसका, चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का हम लोग को कंबाइन करना है। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि किसका होता था, बॉयल्स लॉ, और ये किसका होता था, चार्ल्स लॉ। अब देख रहा है दोनों वॉल्यूम का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को अगर कंबाइन करेगा तो ये बोल सकता है ना कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर का। ये दोनों कंबाइन करेगा तो वही चीज निकल रहा था। अब इसको मान के चलो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएगा तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट का तुम्हारा क्या लिखेगा, यहाँ पे के लिखेगा। अब ये दोनों जो वेरिएबल है इसको भी लेफ्ट साइड ले जाओ, जैसे ले गए लेफ्ट साइड तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा नीचे था तो ऊपर जाकर के ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऊपर और टेम्परेचर ऊपर था तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, नीचे, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह से तुम्हारा अभी क्या आ गया, रिलेशन निकल गया। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम लोग को बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब में बताए थे ना, कि इसका मतलब है कि अगर कोई भी गैस का वहां पे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर में अगर डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो ये तो हम लोग को कोई भी एक पार्टिकुलर गैस का बता रहा है। अगर उसी तरह कंटेनर का साइज वगैरह अगर हम लोग अलग अलग कर देंगे, अब कांस्टेंट उसका भी अगर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का अगर डिवाइड करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसका कहने का मतलब हम लोग क्या हो गया कि इसमें अगर हम लोग लिखना चाहे, क्या चीज, इसमें अगर हम लोग लिखना चाहे कि अगर हम लोग यहाँ पे V1 और P1 और नीचे क्या हो जाए T1, और अगला गैस का अगर हम लोग लेते हैं V2 और यहाँ पे ले लेते हैं P2 और उसका डिवाइड कर देते हैं T2 से, तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो यही रिलेशन हम लोग को बताता है। अब ऐसा ही हम लोग को देखो कहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखेगा P1 V1 अपॉन में T1 और इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी हो जाएगा। कि जब भी अगर बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ का कंबाइन करोगे, कंबाइन करने के बाद जो उसका रिलेशन होगा वेरिएबल्स के बीच में, तो वो क्या होगा, इसी तरह का तुम्हारा रिलेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग चलते, देखो कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताना ही पड़ेगा कि मान के चलो अगर इस तरह का सवाल अगर दे दिया तब उसमें तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो उसी चलते यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है इसको समझो। सबसे पहले क्या बोल रहा था कि द लॉ विच स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोल रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसमें जो मास दिया रहेगा, अब मास दे रख रहा है, इसका मतलब मास तो उसका फिक्स हो गया, अरे पता चल जा रहा है ना कि उसका कितना अमाउंट होगा, और उसमें कांस्टेंट तुम्हारा क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम होगा गिवन मास जो गैस का, तो उसमें जो बता रहा है कि जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर का। तो देखो लैंग्वेज में सिर्फ फंसा रहा है, लेकिन अभी भी तुम देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ यही बोल रहा है कि जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर का, जिसमें से तुम्हारा कांस्टेंट रहे क्या चीज, टेम्परेचर, और तुम्हारा गिवन रहे क्या चीज, मास। तो गिवन रहेगा मास, इसका मतलब क्या रहेगा, फिक्स मास रहेगा। तो ये जो बताता था भी डायरेक्ट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये कौन बताया था, तो यही तो बॉयल्स लॉ बताता था। यहाँ पे बस इसी को क्या करना है, जवाब देकर के निकल जाना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर तुम्हारा क्या है, अच्छा तो 23 लिख दिए। चलो 23 क्या है, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉ। और तुम्हें पता है कि जब जब हम लोग यहाँ पे बात करते थे, सबसे पहले यहाँ पे देखो एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉ अंडर। अब यहाँ पे देखो जब भी तुम्हारा बात होगा ना तुम्हारा आइडियल गैस ये सब, तो आइडियल गैस ये सब का देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी होता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखेगा कि अ फ्यू सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो ऐसा नहीं, आइडियल गैस ऐसा एज्यूम करके चल रहा था, हालांकि तुम्हें पहले भी पता है कि आइडियल गैस जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको एज्यूम करके चल रहा था वो ऐसा गैस का कि वो हर कंडीशन, हर टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी ले लेते हैं तो वो हर कंडीशन पे क्या करेगा, उस रूल को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया? तो अब रियल गैस होता है वो हर कंडीशन में उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाता है जैसा उसका रूल बनाया गया था। तो यहाँ पे देख रहा है कि अ फ्यू सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो उसका कुछ ही वहां पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए वो सिलेक्ट था, नहीं, वो हर सेलेक्ट मतलब कि हर कंडीशन पे उसको क्या किया गया था, कंडीशन में उसको सेलेक्ट किया गया था, इसी चलते उसको आइडियल गैस भी बोला जाता था। मतलब कोई भी कंडीशन दे दो उसमें आइडियल गैस हर रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो बी में क्या है, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अरे हाँ वही तो होगा कि सभी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कुछ भी तुम कंडीशन दे दो उसमें क्या करेगा, वो सेटिस्फाई उसमें कर जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहा है सी में क्या है, लो प्रेशर एलोन, तो ये तो होगा ही नहीं, हाई टेम्परेचर एलोन, इसमें कुछ नहीं, वो हर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे वो क्या करेगा, हमेशा वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा तुम्हारा आइडियल गैस कंडीशन। समझ में आ गया? चलो तो ऐसा सवाल अगर पूछेगा तो जवाब इसी तरह से आपको देना पड़ेगा। 23 फिर से लिखा गया है, तो इसमें फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा है कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल प्रेशर किसका, तो एक मिक्सचर का मतलब दो गैसेस का मिक्सचर का अगर टोटल प्रेशर का बात करेंगे तो वो क्या होता है, तो देखो द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, या फिर द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, यहाँ पे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, और डी में बोल रहा है द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो इसको अच्छा तरीके से और आगे चल के डिफाइन करेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर गैस से मतलब यहाँ पे गैस लॉ में देखोगे गैसेस स्टेट में, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि कोई भी अगर पार्शियल प्रेशर की बात करता है तो पार्शियल प्रेशर हम लोग को क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कोई भी कंटेनर है, कंटेनर में अगर उसका पूरा पता करोगे कि उसमें कितना प्रेशर है, तो प्रेशर में तुम्हारा वहां पे देखोगे कि उस कंटेनर में जितना भी तुम्हारा मॉलिक्यूल्स रहेगा, मान के चलो इसमें हाइड्रोजन है, तुम्हारा नाइट्रोजन भी है, तो पूरा पूरी अगर उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें कितना प्रेशर वहां पे लग रहा है, तो वो टोटल प्रेशर को तभी हम लोग निकाल पाते हैं जब उसमें पार्शियल प्रेशर के हाइड्रोजन का कितना प्रेशर है, नाइट्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, मतलब जितने भी वहां पे गैस प्रेजेंट होंगे सभी का गैस का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन होता है। तो इसी चलते यहाँ पे लिखेंगे कि अगर जब भी पार्शियल प्रेशर को इस तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का है तो पीएच प्लस, अगर नाइट्रोजन का तो यहाँ पे पीएन लिखेंगे, अगर ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, पीओ। इसका मतलब क्या है,
इस तरह से बताते हैं, तो ये हम लोग को बताता है कि जो प्रेशर है वो हाइड्रोजन का है, और जब भी हम लोग एक को वहां पे बात करते हैं गैस का, तो अगर प्रेशर का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जब तुम लोग 12th क्लास का देखोगे सॉल्यूशन चैप्टर, तो वहां पे और भी अच्छा तरीका से बताएंगे, जहां में से तुम लोग को पूरा रूल को यहाँ पे सिखा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझो कि जब भी हम लोग टोटल प्रेशर की बात करते हैं कोई भी मिक्सचर्स का, तो वहां पे यही बोलते हैं कि उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब कोई भी एटम, जैसे यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन का अलग कुछ प्रेशर होगा, फिर तुम्हारा नाइट्रोजन गैस का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, तो किसी एक पार्टिकुलर अगर गैस का बात करेगा कुछ कंटेनर में, जैसे कोई भी सिलेंडर है उसमें तीनों गैस भर दिया, तो किसी एक गैस का अगर प्रेशर को तुम बात करोगे तो उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो इसी तरह से तीनों पार्शियल प्रेशर को जब जोड़ोगे तभी तो तुम्हारा क्या होगा, टोटल प्रेशर निकलेगा। तो इसी चीज यहाँ पे बोल रहा है कि द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, अगर दो गो गैस का अगर हम लोग वहां पे देखेंगे मिक्सचर, और उसमें अगर टोटल प्रेशर निकालेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि द सम ऑफ क्या चीज, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, तो यही हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, पार्शियल प्रेशर का हमेशा क्या करते हैं, सम करते हैं, और जो जोड़ने के बाद प्रेशर होगा वही हो जाएगा तुम्हारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बाकी देख रहे हैं बी नंबर पे क्या लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का करने का मतलब क्या होता है, उसमें माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम लोग को नहीं किया जाता है। सी नंबर में क्या बोला, द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इंटू करना, तो यहाँ पे इंटू वगैरह का कोई बात ही नहीं करता। तो सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी टोटल प्रेशर का बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का सम होता है। क्लियर है। चलो, जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो और मजा आता, पूरा सभी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे 24 है, 24 में क्या है, द न्यूमरल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। अब यहाँ पे देखो आर का यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो अभी बोले थे ना कि इसके लिए थोड़ा सा सब्र करो, इसके लिए आपको बताया जाएगा। चलो अभी फिर से इसको रुकना, आर का जो किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा। बाकी तब तक और भी क्वेश्चन जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें देखो क्या बोल रहा है, अ गैस विच ओबेज गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हर कंडीशन के टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर गैस लॉ ओबे करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, आइडियल गैस बोलते थे। क्या बोलते थे, आइडियल गैस। रियल गैस हर कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पे वो फॉलो नहीं करता है, ये तो होता ही नहीं, और फिर तुम्हारा नोबेल गैस भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, कौन हो जाता तुम्हारा, आइडियल गैस हो जाएगा। ठीक है। चलो 26 क्या बोल रहा है कि बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस गिवन रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखो जो तुम्हारा बॉयल्स लॉ है वो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, तो तुम जानता था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही तो बताता है बॉयल्स लॉ। और किसके किसके बीच में हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो यहाँ पे बस देखो कहीं प्रेशर और वॉल्यूम है क्या, देखो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन बताया था, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। क्लियर है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। बाकी देखो लास्ट में तुम्हारा क्वेश्चन क्या बचा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे देखो करेक्ट यहाँ पे बताना है, तो तुम्हें थोड़ा सा हम बता देते हैं प्रेशर का। ठीक है, कि अगर तुम्हें बात करेगा 1 एटीएम का, क्या बोलेगा, 1 एटीएम का, तो हमेशा याद रखना कि 1 एटीएम बराबर तुम्हारा कितना होता है, 760 टॉर होता है। कितना होता है, 760 टॉर होता है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं। कितना होता है, mm ऑफ Hg, ये यूनिट होता है। ठीक है, प्रेशर का, कि प्रेशर में देखते हैं कि अगर 1 एटीएम के इक्वल कौन कौन सा यूनिट होता है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर बोलो, या फिर उसी को बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और देखेंगे, क्या देखते हैं वहां पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका एटीएम और बार में, क्या देखते हैं, उसका एटीएम और बार में रिलेशन, तो उसका आखिर जवाब हम लोग को क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एटीएम और बार का भी वहां पे क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो वहां पे हम लोग को पता होना चाहिए कि जब जब हम लोग को बात करेगा, दो का रिलेशन ये हो गया, अगर हम लोग 1 एटीएम बराबर अगर बार में पूछेगा तो हम लोग जानते हैं कि 1 एटीएम को ही हम लोग 1 बार भी कहते हैं। तो ये रहा 3 गो रिलेशन, कि जब जब तुम्हें प्रेशर की बात करेगा तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो यही होता है कि 1 एटीएम बराबर हो सकता है, 1 एटीएम का बात करें, या फिर 1 एटीएम के बराबर कितना होता है, 760 टॉर होता है, या फिर 1 एटीएम के बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है, या फिर 1 एटीएम बराबर कितना होता है, 1 बार होता है। तो अगर इस तरह का रिलेशन है तो वो होगा आपका क्या चीज, तुम्हारा प्रेशर का यूनिट। अगर इसके अलावा होगा तो वो हम लोग को गलत हो जाएगा। और ये जो 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नोट करेक्ट की बात कर रहा है, मतलब कौन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे देख रहा है ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, 1 एटीएम बराबर 760 टॉर, ये तो होता है भाई। फिर यहाँ पे देख रहा है कि इसमें क्या लिखा है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ये भी होता है।
1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01, मतलब 1 एक मान लो चलो ना, तो 1 बार, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे डी में 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 पास्कल, अरे ये पास्कल कभी नहीं होता। और जब ये रिलेशन हम लोग को गलत है और हम लोग को गलत सही करना था, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग को हो जाएगा कि मतलब ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोग को सही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बाकी देखो अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन जो यही सब तुम्हारा क्या था, पूरा स्टेट ऑफ मैटर जो गैसेस स्टेट था, इससे इतने ही क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है। अब देखो यहाँ से जो तुम्हारा क्वेश्चन छूट गया था, कौन कौन छूटा था, कि तुम्हारा जो गैस कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे 24 इसको बोले थे, बताएंगे अभी कि गैस कांस्टेंट है जो आर, वो किन किन बातों पे वहां पे हम लोग को डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को एक वो हम लोग को बता देते हैं रिलेशन, तो उसको आप क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी तुम्हारा गैस कांस्टेंट रहेगा, क्या चीज, गैस कांस्टेंट का जब भी बात करेगा, तो गैस कांस्टेंट हमेशा बस उसी चीज पे डिपेंड करता है जब उसका यूनिट में हम लोग को चेंज कर दिया जाए। क्या कर देंगे, यूनिट अगर हम लोग को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट चेंज करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू भी चेंज होगा, आर का वैल्यू भी चेंज होगा, चेंज होगा। इसका मतलब समझ जाना कि जो तुम्हारा क्या होता है, आर का जो वैल्यू होता है या फिर गैस कांस्टेंट जो बोल रहा था, उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो न्यूमेरल वैल्यू होता है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो वो हमेशा डिपेंड करता है कि जो उसका यूनिट है, वो यूनिट क्या रखा जा रहा है। क्योंकि यूनिट जैसे चेंज करोगे तो उसका क्या होता है, वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहा ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ए में बोल रहे द नेचर ऑफ द गैस, तो अगर उसका नेचर को चेंज कर दिया जाए तब उसका क्या गैस कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टेम्परेचर अगर गैस का, वो टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है। अगर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करता है। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, उसको किस यूनिट पे मेजरमेंट किया जा रहा है उस पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अभी बताया ना कि अगर उसका यूनिट में तुम क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसका मतलब उसका जो आर का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और एक तुम्हारा कौन सा सवाल छूटा था उसको देख लेते हैं। एक तो और तुमको बोले थे कि उसको बताएंगे, किधर गया, देखो बहुत आसान आसान सवाल है, बस इतना ही करके जाना है, इससे ज्यादा नहीं करके जाना है इस चैप्टर्स में, क्योंकि उसी से तुम्हारा क्या आएगा, क्वेश्चंस पूछेगा। अच्छा एक क्वेश्चन तो ये भी छूट गया था ना यहाँ पे, अरे 8 और 9 तो यहाँ पे पूरा छूट के चल गया था जी। 8 नंबर में क्या बोल रहा था कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू n, अरे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, अरे यही चीज ना बोल रहा है ये रिलेशन कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता था तो वहां पे कांस्टेंट आता था, मतलब v इज इक्वल टू मतलब के एन बोल रहा है। और ये जो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता था, इसी को तो हम लोग बोलते थे अवोगाद्रोस लॉ, तो ये हो जाएगा उसका सही। और ये 9 वाला भी छूट गया था, अरे हम लोग तो स्क्रॉल अच्छा से कर रहे थे। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अरे इसी को हम लोग क्या बोलते थे, अवोगाद्रो लॉ नहीं बोलते थे, उसको बॉयल्स लॉ भी नहीं बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते थे। ये सब छूट कैसे गया था, लगता है जल्दबाजी में आगे निकल गया था। समझ में आ गया था, आसान आसान सवाल था, कोई दिक्कत भी नहीं था कि जो छूट जाता तुम लोग से। एक और सवाल कौन सा छूटा हुआ था, किधर गया, मिल नहीं रहा, देख लेते हैं। बाकी देखो बहुत आसान आसान सवाल रहता है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। किधर गया, किधर गया, कुछ तो सवाल हम लोग छोड़े हुए थे, किधर गया, दिखाई तो दे नहीं रहा है। अच्छा ये वाला ना, क्वेश्चन नंबर 16 और आर वाला, क्या आर किस पे डिपेंड करता है, अरे तो वही चीज तो बताया ना कि आर हमेशा सिर्फ बात को वही ध्यान में रखना कि आर उसी पे डिपेंड करेगा जब उसका क्या करेंगे हम लोग, यूनिट को चेंज कर देंगे। यूनिट को जहां चेंज किया मतलब आर का वैल्यू भी क्या करेगा, हम लोग को चेंज होगा। तो यहाँ पे भाई देखो ऑप्शन में क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, अरे गैस का वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है आर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ मोल्स इस पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर यहाँ पे फिर दे देता वही चीज, क्या चीज, यूनिट में, तो यूनिट वाला में हम लोग को क्या होता है, उसका मेजरमेंट करने का तरीका में उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, मतलब आर का जो होता है गैस कांस्टेंट वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसको यूनिट में चेंज कर दिया जाए तब उसका क्या होता है, वैल्यू में भी चेंज होता है। तो बस इतना ही हम लोग को पढ़ना था, अब तो पूरा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, ठीक है।
और ये वाला रिलेशन याद कर लेना, लास्ट क्वेश्चन जो बोले थे ना कि एटीएम वाला, तो ये तीनों रिलेशन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो पूछेगा ही, क्योंकि गैस के बारे में बोल रहा है और गैस में तो प्रेशर लगता ही है। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, गैसियस स्टेट। अब सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है, इस पीडीएफ को दोबारा देख करके चल जाना। हालांकि तुम्हें तो 100% यहाँ पे समझ में आ ही गया है। लेक्चर्स भी थोड़ा सा लंबा करके, मतलब लंबा नहीं बोला जा सकता है, सिर्फ कंसेप्ट को समझाया जा चुका था, ठीक है। तो वन शॉट वीडियोस में आज तुम लोग को गैसियस स्टेट खत्म हो चुका है। इससे जो सवाल आएगा वो तुम्हारा 4 को सवाल पूछ सकता है, हो सकता है 3 को सवाल पूछेगा, तो मैक्सिमम चांसेस है कितना, 4 सवाल। तो 4 सवाल आएगा तो 4 नंबर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो 3 नंबर तो अबे करेगा, ठीक है ना। चलो, तो आज के वीडियोस में हम लोग इतना ही रहने देंगे। आज का वीडियोस हम लोग में कवर किए कि स्टेट ऑफ मैटर या फिर गैसेस स्टेट से किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट हम लोग पढ़े, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है कभी एग्जाम व्यू से हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को पढ़े, जिससे हम लोग को पूरा क्वेश्चन भिड़ जाएगा, ठीक है। अब आप मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं, मॉडल पेपर में बस यही सब क्वेश्चन भी पूछा था। आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहां पर भी देखेंगे इसी तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, तुम्हारे लिए इतना मेहनत किए तो तुम्हारा भी एक फर्ज बनता है, नया है वो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा आपके लिए, इसी चलते वीडियो को भी लाइक कीजिए। एक अच्छा सा आप कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई कंफ्यूजन हो तब भी आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।